हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जोर से बोलो थोड़ा। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि इतने शॉर्ट नोटिस में इतने ग्रेट नंबर्स में आप लोग यहाँ पे टर्न अप हुए। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, सेमिनार का पर्पस एकदम भी किसी को भी बोर करने का या सुलाने का नहीं है, ठीक है। एक मार्केट की रीत चली आ रही थी शुरू से कि भाई बच्चा आता है अकेडमी में, डेमो देखता है ना, डेमो देखने के बाद पैसा भरता है एंड चला जाता है, ठीक है। पेरेंट्स का इसमें क्या कंसर्न होता है, मैम मेरा बच्चा अकेडमी में आ रहा है या नहीं, मैम पढ़ाई हो रही है या नहीं, मैम फैकल्टी अच्छी भी है या नहीं, मैम बच्चे का पेपर निकलेगा या नहीं, राइट। सो ये सेमिनार स्पेशली पेरेंट्स के लिए रखा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कंटिन्यूसली बार बार हम लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट किया, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर इन्वाइटेड, ठीक है। सो ये सेमिनार आप लोगों को एक सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए है कि आपके बच्चे सही हाथों में है, ठीक है। अब ये किन के हाथों में एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, ऑन माय राइट फर्स्ट ऑफ ऑल इज वैभव सर। वैभव सर की क्या तारीफ करनी। वैभव सर की तीनों लेवल पे 3 ऑल इंडिया रैंक्स हैं। फाउंडेशन पे ऑल इंडिया रैंक 15, एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रैंक 22 एंड प्रोफेशनल में बीट दैट ऑल इंडिया रैंक 4, ठीक है। सो आई गेस इनसे अच्छा गाइडेंस आपको बी एड फाउंडेशन, बी एड एग्जीक्यूटिव और बी एड प्रोफेशनल कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। देन स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट, हरीश सर, अगेन अ वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, ही हैज बीन टीचिंग सिंस पास्ट 10 years, ठीक है। सो आप लोग एनालाइज कर सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किस लेवल पे है। नेक्स्ट टू हिम इज विकास सर। इस अकेडमी के सारे फैकल्टीज को जोड़ने का काम हैज बीन डन बाय हिम। देन चिराग सर अगेन सबसे प्यारे फैकल्टी, हमारे बच्चों के सब में प्यारे जो बनते हैं वो होते हैं हमेशा चिराग सर, ठीक है। देन हमारा ट्रम्प कार्ड सही मैम टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज से डील करने के लिए, ठीक है। एंड आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे सारे बच्चे फैकल्टीज के हाथ से बच सकते हैं, लेकिन सही मैम के हाथ से आप नहीं बच सकते, ठीक है। शी इज एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स डाउन टू टेस्ट सीरीज, वैसे शी इज वेरी प्यारी, ठीक है। देन अगेन आर वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर टैक्स, विपुल sir would be dealing with executive का tax and professional का tax. And last but never the least, this is Muskan and we the team of Yes Academy warmly welcomes you for the seminar. Okay, so before we proceed, सर लोग आपको सब समझाएंगे कि भाई एग्जीक्यूटिव कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। अपार्ट फ्रॉम करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब हम लोग एक रोड मैप आपको इस सेमिनार के थ्रू देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट टू दैट, सबसे पहले हम लोग डील करते हैं ये प्यारे प्यारे बच्चों की मेंटालिटी के साथ, है ना। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, कौन कौन आने वाला है 21 जनवरी से। अभी देख लीजिए हाथ सबके उठे। 21 जनवरी को बैच का नंबर इतना होता ही नहीं है, क्यों भाई। बच्चों से पूछो 21 जनवरी को क्यों नहीं आए, मैम रिजल्ट तो 21 फरवरी को आने वाला है, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, राइट। अब देखो प्रैक्टिकली सोचो, 21 फरवरी को रिजल्ट आएगा, आप लोग कब ज्वाइन करोगे, 1 मार्च, राइट। फिर 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक तो आप लोगों की शैतानियां होने वाली हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से आप फाइनली पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक। कितना महीना है अपने पास, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो रिवीजन चाहिए भाई, नहीं चाहिए किसी को, चाहिए। थोड़ा खाना वाना खा के नहीं आएगा, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। कितने महीने बचते हैं, 7। एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट कितने हैं, पर सब्जेक्ट आपको 1 महीना भी मिला नहीं, ठीक है। इसलिए बार बार आपको ये चीज समझाई जाती है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च और आफ्टर योर रिजल्ट, स्टार्ट फ्रॉम 21 जनवरी। अब इसका एक बेनिफिट क्या है, सारे सब्जेक्ट के लिए आपको अच्छे से टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, राइट। सेकेंड, जितने बच्चे सेकेंड बैच में जब आते हैं, आपको जब बेटर पता होता है, आपको जब उनके ऊपर कमांड होता है, तो आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है, देख तुझे कुछ नहीं आता मुझे सब आता है, राइट। सो इट्स ऑलवेज बेटर यू स्टार्ट फर्स्ट। क्यों, क्योंकि आपको वो जो 1-1.5 महीने का टाइम गैप मिलता है ना, वो आपके लिए एंड में बहुत बेनिफिशियल प्रूव होता है, ठीक है। तो ये प्लीज ये टाइम गैप कोई भी छोड़ना मत, बिकॉज आप खुद प्रैक्टिकली सोचो 8 सब्जेक्ट एंड 7 महीने नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर वो सीरियसनेस लाने के लिए टाइम लगता है। शुरू में सब मस्ती के मूड में आते हैं, तो आई विल टेल यू कि मैक्सिमम हम लोग मार्च से सीरियसली स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 महीने आप सब मस्ती में ही होंगे कि मैम अभी 2 ग्रुप देना है, 1 ग्रुप देना है, वॉट एवर, ठीक है।
सो प्लीज सब लोग 21 जनवरी से स्टार्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट, कई सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो शायद अपने घर से दूर रह के पढ़ रहे हैं, राइट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लोकलाइट है, जो पुणे से ही है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब बैच शुरू होता है, अभी सारे फैकल्टीज आपको अच्छे से मोटिवेट कर देंगे, आप बैच शुरू करोगे 8 सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, दैट इज माई गारंटी, आप शुरू करोगे। लेकिन शुरू करने के बाद वो जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब आता है, उससे डील करने के लिए आपके पास कोई नहीं होता, राइट। सो दिस इज एन अटेम्प्ट फ्रॉम द साइड ऑफ यस अकेडमी कि स्पेशली वो बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनकी काउंसलिंग के लिए हम लोग अलग से टाइम निकालेंगे। इफ़ एट ऑल आपको लगता है कि आपको बैच के बीच में, बैच के बाद, बैच के पहले, कभी भी इफ़ एट ऑल आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल दैट वी आर ट्राइंग टू, वी आर अटेम्प्टिंग टू गिव यू, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटीज़ में आती है अटेम्प्ट देने के टाइम पे, तो वो एक चीज़ से हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डील कर लेंगे, ठीक है। सो पेरेंट्स बी श्योर, इस चीज़ में आपके बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, आगे आपको एक पूरा रोड मैप मिलने वाला है, यस अकेडमी क्या है, बैचेस कैसे शुरू होने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव का क्या रूटीन चलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व है, एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो लाइन बाय लाइन वो आपसे सारे फैकल्टीज कवर करने वाले हैं। ओके, सो नाउ आई वेलकम चिराग सर ऑन द स्टेज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? अच्छा नहीं क्या? याद आ रही है क्लास की? इतने दिन से छुट्टियां हो गई तुम्हारी। नहीं बनता। एग्जाम्स कैसे हुए सबके? नाइस क्या? अरे मेरे को अच्छी तरह से याद है सर, अपन जब एग्जाम के बाहर खड़े थे सब आके ताली मार रहे थे सब लोग। दिस वाज समथिंग वेरी गुड, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों से इस बार मिलके। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे हुए, आप लोग की दिशा भी एकदम सही कर दी इस बार मैंने मैनेजमेंट के टाइम पे। सो चलिए, तो अब और एक बेटर रोड मैप बनाते हैं, एक और अच्छी तरह से डिस्कशन करते हैं अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू गो। अच्छा, बिफोर वी डू दिस, अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैकल्टीज के बारे में आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली इसकी पेरेंट्स को बता दें कि कौन कौन आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, मेरे बारे में बाकी सब लोग हैं ही, बता देंगे आपको आराम से, बट आई शुड स्टार्ट अबाउट एवरीवन एल्स। वैभव सर के बारे में आपको बताई दिया, इज वन ऑफ जीनियस पर्सन वी हैव इन आवर टीम एंड वी आर सो लकी टू हैव इन ऑन आवर बोर्ड साइड। सर अभी तक प्रोफेशनल में हमारे साथ डील करते हैं विद वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल सब्जेक्ट्स, जहाँ पे MCS या फिर ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ सर डील करेंगे। Again, to my left, Vikas sir, to be my favorite, company secretary by profession, and इतना experience, इतनी companies के साथ काम कर चुके हैं, because of which यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि faculties को ज़बरदस्ती subject नहीं दिया गया है, जो उनका specialization है उनके हिसाब से उन्होंने अपने अपने subjects को opt किया है। जैसे talking about विकास सर की अगर अपन बात करें तो विकास सर ने आज तक multiple corporates, multiple companies के साथ काम किया है, एज ए company secretary serve किया है। वहाँ पे हमेशा सर का एक्सपर्टीज या तो कॉर्पोरेट लॉ यानी कि कंपनी लॉ के आसपास रहा है, या फिर सिक्योरिटी लॉज, हमेशा इन दोनों में। या तो सर ने लिस्टेड कंपनीज की बात की है, या फिर सर ने हमेशा ऐसी कंपनीज की बात की है जिनको सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं। हेंस ही इज टीचिंग कंपनी लॉ एंड साथ में सिक्योरिटीज। कंपनी लॉ पहले ग्रुप का है, सिक्योरिटीज दूसरे ग्रुप का। मैं अभी आई रहा हूँ उस पर बताने के लिए। उनके लेफ्ट में हरीश सर। अच्छा, हरीश सर इज अगेन वन एक्सपर्ट, हमेशा से मेरे फेवरेट रहे। इज ए CA, इज ए CS, LLB, मतलब कुछ रहा नहीं इनके जीवन में पढ़ने के लिए, तो इतना सब कुछ सर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हरीश सर ने स्टार्टिंग से एंड तक, मेरे को आज भी याद है मैंने सर से कभी बार पूछा था कि सर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो, कभी भी कोई दूसरा सब्जेक्ट हाथ नहीं लगाया, तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही, दैट चिराग आई बिलीव इन परफेक्शन। तो एक ही चीज़ पढ़ानी है, पर एक ही चीज़ को, अच्छा इनको अपनी कमी खलती है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए एक ही सब्जेक्ट 4 बार पढ़ाते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। सो हमेशा से सर ने रिवीजन अपना एक फॉर्टे बना रखा है और जेन्युइनली बार बार रिवीजन करवाते रहते हैं, और बच्चों को मतलब बाय द टाइम एंड तक होता है, हमको ऐसा लगता है कि शायद हम कम पढ़ गए और सर इतना ब्रिलियंट काम कर देते हैं। सो अगेन दैट साइड हरीश सर। उसके बाद लेफ्ट साइड में विपुल सर हैं। अच्छा, विपुल सर की मतलब तारीफ करना इज लाइक कि मैं उनसे कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक जाऊँ। आज तक जब अभी कुछ दिन पहले बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस किया दैट ड्यू टू सम गुड रीजंस विपुल सर इज विद अस इन आवर टीम, सबने एक चीज पे यूनानिमसली, मतलब 100% सबने एग्री किया कि सर टाइम मतलब विपुल सर। अगर आपने 7 बजे का लेक्चर बोला है तो 6:55 शार्प सर वहां पे खड़े रहेंगे। 7 बजे शार्प लेक्चर स्टार्ट होगा, कितनी बजे लेक्चर छूटना है शार्प उनका हमेशा डिसाइडेड होता है, ना कभी भी 1 मिनट इधर ना कभी भी उधर। बैच कंप्लीशन में सर हैज बीन आर आइडल, हम उनको देखते हैं और हम उनसे समझते हैं कि सर किस तरीके से बैच खत्म करना है। अभी भी सर जैसे ही टीम में आए, सर ने आते ही हमको बोला कि इस बार के लिए एग्जीक्यूटिव में मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए जो हमें करनी है, हमने सबके लिए एक प्लानर बनाना है पूरा का पूरा, कि कैसे आप सब
सब्जेक्ट वाइज सब कुछ खत्म करोगे, क्या तारीख पे खत्म करोगे, आप सब टीचर्स एक दूसरे को अकाउंटेबल करो, तब मैं मानूंगा कि आपने एक शानदार टीम बनाई है। सो विथ हिज आइडिया इस बार विकास सर, हरीश सर, मैं, वैभव सर सब बैठे और एक पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया जो आगे चल के आगे आके टीचर्स आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे कैसे कब क्या खत्म करना है, वो विकास सर आपको और अच्छी तरह से डिटेल बताएंगे। सो दैट इज वन मोर पार्ट जो इस बार यस अकेडमी ने तैयार किया है। कमिंग डाउन टू, अच्छा मैंने टीम के बारे में आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया है, मुस्कान मैम ने अभी भी जस्ट आपसे बात करी है। मोर अबाउट, अभी सूरज सर थोड़ी सी देर में आने ही वाले हैं। सूरज सर आपको एफएम पढ़ाएंगे। जब तक के लिए मैं आपको एक बार सिर्फ एक ब्रीफ आउट कर देता हूं कि आने वाले समय कहाँ कहाँ कठिन होने वाला है और कहाँ कहाँ ऐसा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि एक ग्रुप की दो ग्रुप। अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पे जो एक ग्रुप और दो ग्रुप पे कंफ्यूज है? अच्छा आई टेल यू व्हाई, क्योंकि तुमने यस अकेडमी से फाउंडेशन किया इसलिए कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स द प्रॉब्लम बट दैट्स नाइस। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस बार इस चीज में मेहनत नहीं करनी है कि ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, सवाल ही मत पूछना। जंग दोनों ग्रुप की है, दोनों ही साथ में निकालेंगे, एक ही बार में खत्म करना है, जबरदस्ती लंबाना है ही नहीं इस चीज को। तो ये चीज अपन श्योर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक शेड्यूल समझा देता हूँ कि आपने किस तरीके से इस जर्नी को और इस रोड मैप को अपन स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक सीधी सीधी बात करें तो एक अप्रोक्सीमेटली आप तैयार रहिएगा कि अब आपको यहाँ से 5 महीने के लिए पूरा का पूरा सुबह से शाम हमारे साथ ही निकालना है। अब सुबह से शाम हमारे साथ निकालना है, इसका मतलब क्या होगा? मॉर्निंग आपका लेक्चर 7 बजे शुरू हो जाएगा, एकदम ठीक है। ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं पहले मैं, आप लोग ग्रुप 1 मत सुनना, आप पूरा ही सुनना, सिर्फ बताने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूं। सुबह 7 बजे ग्रुप 1 स्टार्ट होगा आपका। सुबह 7 बजे सबसे इफेक्टिव लेक्चर मेरे हिसाब से होता है टैक्स। एंड आज तक अगर आप कभी भी यूनानिमसली देख लें तो हर टीचर अग्री करता है कि सुबह सुबह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बच्चे को बोर करता है। तो एज पर द साइकोलॉजिकल पार्ट एंड ऑल्सो जो हमने सोचा उसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि 7 बजे का लेक्चर टैक्स का होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वी हैव इन ग्रुप 1। इसलिए 7 बजे का लेक्चर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जाहिर सी बात है 7 बजे लेक्चर स्टार्ट होगा और ये 8:30 तक चलेगा, 1.5 घंटे का लेक्चर है। उसके बाद इट्स प्रूवन कि आपको थोड़े से ब्रेक की जरूरत होती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम बैक टू बैक पोर्शन खत्म करने के लिए स्टार्ट कर दें तो आप अपनी मेमोरी रिकॉल नहीं करेंगे, आप तैयार नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो 8:30 आपको शार्प ब्रेक मिलेगा, 8:30 टू 8:45 का 15 मिनट का ब्रेक है। आप आराम से जाएं, ऊपर कुछ खाएं पिए ना खाएं, यहीं सो जाएं, आपकी मर्जी। 15 मिनट है आपके पास। 8:45 डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। 8:45 होगा आपका JIGL, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। अच्छा पर्पसफुली इस लेक्चर को सेकंड पे रखा गया। JIGL मोर अबाउट क्रिमिनल लॉ में डील करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में डील करेगा। तो अगेन बड़ा एग्रेसिव लॉ है, पढ़ने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है। तो ये आपको सुबह के टाइम में जगाने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कि आप टैक्स और JIGL के साथ शुरुआत करें। आपको एक तो फास्ट रिफ्लेक्सेस काम करेंगे, तेज बोलना, जल्दी समझना, इंटरैक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट जो कंसेप्चुअली सबसे रिच सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कंपनी लॉ स्टार्ट किया जाएगा। विकास सर आएंगे आपके सामने। विकास सर, अच्छा मैं स्टार्ट करूंगा 8:45 से आप एक लमसम मान लीजिएगा 10:30 के आसपास अपना एक लेक्चर चलता है। उसके बाद अपन जाएंगे 10:30 टू 11:30 SBEC और कंपनी लॉ भाई बहन है। पहले अगर आप ग्रुप 1 देखते तो सिर्फ कंपनी लॉ ही हुआ करता था, SBEC नामक सब्जेक्ट नहीं होता था। कंपनी लॉ और SBEC को अलग अलग करके दिया गया है। फर्क क्या है मैं आपको इतना समझा देता हूं। कंपनी लॉ में इन्होंने आपको कंपनी के बारे में सारे लॉज बताएं कि कैसे कैसे लॉज एक कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। और जबकि आप SBEC की बात करते हो ना, तो SBEC में इसने आपको प्रोसीजर बताएं कि कंपनी बनती कैसे। अगर आप नाम पढ़े तो लिखा रहा है सेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स। तो अब इसका मतलब क्या है, बिजनेस बनता कैसे, चलता कैसे और उसे बंद कैसे किया जाता है। इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया। पार्ट ए बिजनेस बनाना, पार्ट बी बिजनेस चलाना, पार्ट सी बिजनेस क्लोज करना। तो ये है आपका एक सब्जेक्ट, ये अपन पढ़ेंगे SBEC। तो SBEC हमने पर्पसफुली थर्ड पे रखा है। उसका रखने का रीजन क्या है, फर्स्ट अपने को समझना पड़ेगा कि कंपनी बनती कैसे, उसके बाद आप समझोगे कंपनी पे एप्लीकेबल लॉज क्या होते हैं। इसीलिए थर्ड है आपका SBEC और फोर्थ सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, जो सबसे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जहां पे आपको जो भी आप पूरा एंटायर ग्रुप में पढ़ रहे हो वो एक कंपनी में किस तरीके से लगता है सारा का सारा विकास सर एंड में आके सिखाएंगे। और ये लास्ट लेक्चर खत्म होगा फर्स्ट ग्रुप का 12:45 शार्प, एकदम ठीक है। सो मॉर्निंग 7 से 12:45 आपका एक ग्रुप 1 पूरा खत्म हो जाएगा। यहां से आपको एक टेंटेटिवली 45 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, एकदम ठीक है। अगर आप 12:45 से ब्रेक की बात करते हो तो 1:30 तक आपका ब्रेक रहेगा। 1:30 ब्रेक खत्म हो गया, 1:30 आप वापस आएंगे। 1:30 अगेन जैसा अपन ने डिसाइड किया था कि सारी प्रैक्टिकलिटी वाले सब्जेक्ट्स अपने को पहले रखने हैं। दिन में आप खाना खा के वापस आ रहे हैं, खाना खाते वापस आते ही आपको मिलेगा आपका सिक्योरिटी लॉस का सब्जेक्ट। सिक्योरिटी लॉस आपके इस मॉड्यूल का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एज पर मी। अगेन अकाउंट्स बेस्ट है, पर एक कहने की बात है कि सिक्योरिटी लॉस
एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज तक शेयर क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है, शेयर मार्केट बहुत सुना है, पर आपको जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है, तो वो वहां पे आपको मिल जाएगा। वो कितने बजे स्टार्ट होगा सर? वो एकदम 1:30 स्टार्ट होगा। 1:30 से आपको 1 आवर 15 मिनट्स का वो लेक्चर रहेगा, मतलब कि 2:45 पे वो लेक्चर खत्म होगा। 2:45 खत्म होते ही नेक्स्ट माय फेवरेट हरीश सर आएंगे आपके सामने। 2:45 सर अकाउंट स्टार्ट करेंगे। एक सर लमसम बोलते 1 घंटा 15 मिनट है, पर हमसे छीन छीन के 1 घंटा 30 मिनट का लेक्चर ले ही लेते हैं वो हर बार, ये आप सबने एक्सपीरियंस किया ही है। तो एक 2:45 के आसपास से आपको हरीश सर मिलेंगे फॉर अकाउंट्स, और एग्जैक्टली बोलने के लिए 1 घंटा 15 मिनट है, पर 1 घंटा 30 मिनट ले ही लेंगे, अपन एक बार मान के चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 2:45। तो वहां पे आपको एक मानना है कि 4 बजे तक हरीश सर आपके साथ हैं। 4 बजे जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, 4 बजे के बाद यहाँ पे हमने सिस्टमैटिकली आपको वापस से थोड़ा सा ब्रेक देना है। एक 15 मिनट्स का ब्रेक रहेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है। उस ब्रेक के बाद आप नेक्स्ट आएंगे EBCL के लिए, ठीक है एकदम। EBCL आपके मॉड्यूल का सबसे लेंथीएस्ट सब्जेक्ट होगा, सबसे लेंथीएस्ट। इस पूरे मॉड्यूल में आप एक अराउंड 24 चैप्टर्स पढ़ने वाले हो। अगेन EBCL आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके लिए हमको 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास लगेंगे। सो आप 4:15 से स्टार्ट करोगे और आप 5:30 तक EBCL पढ़ेंगे। बैक टू बैक आएगा FM आया 5:30 से 6:30। समटाइम्स इट माइट गो टू 6:40। 5 या 10 मिनट हेन बाय आपको हमेशा एडजस्ट करना होगा बेस्ड ऑन कि फैकल्टी ने जो पर डे का टारगेट बनाया है, जो इस बार हमने डिसाइड किया है, वो हमने अचीव करते हुए चलना है, एक्स्ट्रा लोड ना है। इसलिए 5-10 मिनट आपका कोऑपरेशन चाहिए, 5-10 मिनट हम लोग एडजस्ट करेंगे कभी। तो ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है जो 6:40 तक अपन ने खत्म करना है रेगुलरली। अब इसमें अच्छी बात क्या है, आप लोगों में से बहुत सारों को डाउट होता है कि यार 1 ग्रुप 2 ग्रुप सब्जेक्ट वाइज ये सब, 8 में से 3 पेपर ऑलरेडी MCQ कर दिए गए। तो MCQ होने की वजह से आपका पेपर प्रेशर इतना कम हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि अगर आप FM का पेपर देखें, ये क्वालिटी वाइज सबसे डिफिकल्ट पेपर्स होने चाहिए, बट क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको MCQ किया है, तो अगेन इसका बर्डन थोड़ा सा कम हो गया है। आप बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स को भी इन लोगों ने अब MCQ कर दिया है, और ऊपर टैक्स की बात करें तो टैक्स का पेपर भी MCQ हो गया है। तो ये 3 पेपर्स हैं जो आपने MCQ पढ़ने, और 5 पेपर्स हैं, मतलब अगर सीधी सी बात करें तो जो मेन लॉ के पेपर है वो सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने एज थ्योरी। जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे टैक्स, अकाउंट्स, FM, इनमें आपको MCQ कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई, मैंने टीचर्स के बारे में बता दिया, एक अपना प्लानर बता दिया। अभी सर जब आगे आएंगे तो सर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि कितने दिन में क्या खत्म होगा, कौन कितने कितने टाइम में खत्म करेगा। वी हैव डिसाइडेड एंड प्लान्ड एवरीथिंग। ऑन पेपर आपको सब बता दिया जाएगा अभी। बट वन थिंग यार दोस्त, प्लीज़ कोई भी यहाँ पे ना गलती से भी है ना ये 1 ग्रुप और 2 ग्रुप के झंझट में मत पढ़ना। एंड इवन आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स एज वेल कि ये 1 ग्रुप और 2 ग्रुप के झंझट में नहीं पढ़ना, क्योंकि आप ये एक शिफ्ट करने जाओगे। इसका आइडिया क्या है मैं पेरेंट्स को पहले बता देता हूँ, बिकॉज आप ज्यादा इजीली समझ सकते हैं मेरी इस बात को। आपके इंस्टीट्यूट ने इसको 2 अलग अलग ग्रुप में इसलिए बांटा है कि अगर कोई वर्किंग इंसान हो जो कहीं जॉब भी कर रहा हो, उसको भी पढ़ना हो, तो वो चाहे तो एक बार में एक ग्रुप, एक बार में दूसरा ग्रुप दे सकता है। उनके लिए बनाया है, नॉट फॉर आर रेगुलर स्टूडेंट्स जिनके पास पूरा टाइम डेडिकेटेडली इसी पे दिया जा सकता है। तो हमने इसको स्प्लिट नहीं करना है, हमने इसको दोनों ग्रुप साथ में देने। दोनों ग्रुप साथ में देने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर दोनों ग्रुप अलग अलग दिए जाए तो उसके लॉसेस क्या होते हैं, वो सारा आपके साथ वापस आगे डील करने वाले हैं। सो द बेनिफिट्स एंड लॉसेस ऑफ नॉट गिविंग इट टुगेदर इज टू बी डेल्ट बाय अगेन विकास सर। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो दोस्त? नहीं? अच्छा, मैं आगे और डिस्कशन करने आता रहूंगा, पर एक बार अभी के लिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अप इज माय फेवरेट हरीश सर। हरीश सर प्लीज आ जाइए। जैसे फर्स्ट ग्रुप में टैक्स लॉ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, कौन बनेगा करोड़पति, 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शन। सेकंड ग्रुप में 2 सब्जेक्ट MCQ है, आधा सेकंड ग्रुप आपका MCQ है ना। चलो सर यार डेजावू मूवमेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है फाउंडेशन के समय पेरेंट्स मीटिंग थी, कल की बात है, आज फिर से बैठे साथ में। अच्छा देखो, मैं आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना बताने जा रहा हूँ बेटा। जैसे ना अभी चिराग सर ने बाकी आपको डिटेल बताया कि क्लास किस डिसिप्लिन में कैसे कंडक्ट होने वाला है, सारी चीज़ें चिराग सर ने बताई है। अब बस एक जो काफ़ी बच्चों का एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है, सर मुझे है ना ये दे दो। बच्चे सोचते हैं कि सर 8 पेपर है, 8 में से मैं कितना पेपर दूं, 8 में से मैं कितना पेपर दूं, 4 पेपर में दे देता हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स को ऐसा बोल देते हैं कि सर हम लोग, पेरेंट्स को ऐसा बोल देते हैं कि हम लोग 4 ही पेपर देने वाले हैं, मैनेज नहीं होता है, दिक्कत बहुत आती है पढ़ाई करने में। तो इसीलिए आज मैंने पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुला लिया था कि आप लोगों को भी मैं सारी चीज़ें समझा दूँ कि कैसे क्या आगे होने वाला है। तो सर एक 2 मिनट लूँगा, है ना, बस लिखने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें सिर्फ देख करके समझ लो बेटा एक बार।
देखो बेटा स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, ये आपका रहा CS एग्जीक्यूटिव, बरोबर है। फाउंडेशन आप क्लियर हो गए, दिख रहा है बेटा ये आप लोगों। ये एग्जीक्यूटिव में कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है, बरोबर है। फर्स्ट ग्रुप में कितने पेपर है? 4, 1 2 3 4। ये आपके सेकेंड ग्रुप के 4 पेपर, बरोबर है। ये चौथा जो टैक्स का पेपर है ये MCQ है, और ये दोनों भी पेपर आपके MCQ है, बरोबर है। अब यहाँ पे क्या करता है बच्चा यहाँ पे ऐसा बोलता है, पहले 3-4 दिन दोनों ग्रुप आकर के बैठता है, और 4 दिन बाद बच्चा ऐसा सोचता है यार कहाँ फंस गए। लिटरली ऐसी फीलिंग आएगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में आपके साथ होगा, है ना। तो बच्चा आपको बोलेगा भी, अभी मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, बच्चा आपको बोलेगा भी कि बहुत टफ है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ रहम मत करना। जान जवान है सब 25 साल के अंदर वाले बच्चे, उसको बोलना जा करके क्लास में बैठ। बिल्कुल क्लास में बैठना है, और कंफर्टेबल चेयर है, आप लोग बैठ सकते हो। दिन में 3-4 ब्रेक होते हैं, बरोबर है। एक लंच ब्रेक छोड़ करके 3 ब्रेक और होते हैं टी के लिए, सारी फैसिलिटी यहीं पे है। और वैसे भी आप लोग जब भी कोई फॉर्म भरते हो, कहीं पे कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहीं पे भी फॉर्म भरा होगा, कोई स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो उसका मेन बिजनेस, मेन धंधा क्या है? शिक्षण, एजुकेशन। आप लिखते हो ना योर मेन बिजनेस इज एजुकेशन, तो आपका मेन बिजनेस एजुकेशन ही है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। गो फॉर बोथ ग्रुप, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बरोबर है। बच्चे क्या करते हैं काफी बार, ये सर हम लोग सिर्फ पहले 4 पेपर देंगे या सिर्फ दूसरे 4 पेपर दे देंगे, ऐसा मत करो, है ना। बोथ ग्रुप के फायदे बताता हूं, शॉर्टकट में बता रहा हूं बेटा, एक बार ध्यान देना। आप लोगों को पता है ये सारे पेपर 100 नंबर के है बेटा। बच्चों को मन में पहला सवाल, सर फाउंडेशन में एक MCQ 2 नंबर का था, तो यहाँ पे MCQ में 50 क्वेश्चन आएंगे क्या? ना, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक MCQ 1 नंबर का, एक MCQ 1 नंबर का, एक MCQ 1 नंबर का, बरोबर है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, बरोबर है। नेगेटिव मार्किंग सबके लिए है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। सर नेगेटिव मार्किंग कितना? अगर आपका एक प्रश्न, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 0.25 नंबर कट हो जाएंगे, है ना। 4 सही दिए, 4 नंबर मिल गए, एक गलत हो गया तो 0.25 माइनस, तो 4 माइनस 0.25 3.75 आपको नंबर मिलेगा, बरोबर है। ये तीनों MCQ में। बच्चों ने एक बार सवाल पूछा था, सर राइटिंग वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, सिर्फ MCQ में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी, MCQ में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सर अब फिर ये इतना टफ है क्या? नो बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है। MCQ कर दिया अकाउंट्स, ऐसा आपको लगेगा फाउंडेशन का आप अकाउंट सॉल्व कर रहे हो। FM जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा बहुत इजी है ना। टैक्स लॉ भी देखो, अभी से नहीं, मैं पिछले कई अटेम्प्ट से देख रहा हूँ। टैक्स लॉ तो पहले भी MCQ था, अभी भी MCQ है। हर एक क्वेश्चन ये इंसान के नोट्स में से आपको दिखेगा एग्जाम में। एग्जाम होने के बाद जब आप बाहर आके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप क्लास की टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, बरोबर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुराने सीनियर स्टूडेंट या आपने भी, आपके साथ जो यहाँ पे बच्चे बैठे, आपने भी पेपर सॉल्व किया तो आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे आप क्लास की टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, बरोबर है। अब ध्यान देना फायदे क्या है। अब आप लोगों को बताइए 400 में से आपको कितने नंबर लेके आना है? 200 पासिंग के लिए। और कोई भी सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं आना चाहिए। 2 कंडीशन है, 2 अटी, 2 कंडीशन पास होने के लिए। पहली कंडीशन कोई भी विषय में, कोई भी सब्जेक्ट में 40 से कम नंबर नहीं आना चाहिए, 40% से कम नहीं आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, आपको आपके उस पूरे ग्रुप की या सारे सब्जेक्ट की जो टोटल आती है, ग्रैंड टोटल एवरेज जो है वो 50% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो मैं 40 वाले का तो बात ही नहीं करूंगा अभी, उसमें दिमाग भी मत लगाओ, क्योंकि हम लोगों को 40 की बात ही नहीं करना है। हम तो यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, हम तो 50% की बात करेंगे, 40% के बारे में सोचना नहीं है। बस इतना देखो, मिनिमम 200 ग्रुप 1 में आना चाहिए, मिनिमम 200, है ना। 1 2 3 4, 400 में से मिनिमम 50% कितना आना चाहिए? 200 ग्रुप 2 में। अब क्या होता है देखना जरा, सबसे बड़ा फायदा, अगर 12 बच्चों ने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया तो उसमें से ऐसा समझो 4 से 5 बच्चे सेट ऑफ की वजह से पास होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सेट ऑफ क्या है? प्लीज ध्यान देना, बड़ा ही मजेदार चीज है बेटा। मान लो आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिया, आपको ग्रुप 1 में आया 205, बरोबर है, और ग्रुप 2 में आया आपको 195। आपका टोटल कितना हो गया? 400। कितना होना चाहिए था? 200 प्लस 200, 400। यस, आप लोग पास हो गए हो। सर मतलब जो ग्रुप में, जो मॉड्यूल में आपको ज्यादा नंबर थे, वो एक्स्ट्रा के नंबर इधर ट्रांसफर हो गए। इसको क्या बोलते? BRS नहीं, इसको क्या बोलते? सेट ऑफ। इसको क्या बोलते हम लोग? सेट ऑफ।
एक ग्रुप में ज्यादा नंबर है, दूसरे ग्रुप में कम नंबर है, तो ज्यादा नंबर वाले ग्रुप के नंबर कम नंबर वाले को हेल्प कर देते, मदद कर देते, बरोबर है। लेकिन ये फायदा सिंगल ग्रुप में नहीं मिलता है, बरोबर है। और दूसरा एक और फायदा बताता हूं, क्योंकि हम लोग जो विजन लेके चल रहे हैं, जो हिसाब से हमने सही मैम को टेस्ट सीरीज के लिए, विपुल सर को, सारी एक्सपर्ट फैकल्टी है भाई इस क्लास पे, आगे मैं प्राउड से बोल सकता हूँ, सारी एक्सपर्ट फैकल्टी पुणे की जितनी भी थी, तो ये सब जो हम लोग विजन लेके चल रहे हैं, वो उसके पीछे वजह है कि बच्चा मेरिट आना चाहिए। काफ़ी समय से मैं ऐसा देखता हूँ कि कुछ जगह पे ये फैकल्टी अच्छी है, कुछ जगह पे ये फैकल्टी अच्छी है, कुछ जगह पे ये फैकल्टी अच्छी है, तो बच्चा ट्रैवल करता है इधर उधर, एक दो फैकल्टी, एक दो सब्जेक्ट इधर, एक दो सब्जेक्ट इधर, कोई काम नहीं, सारी एक्सपर्ट फैकल्टी एक जगह पे है। और ये सब करने के पीछे की वजह है, जो मैं दूसरा फायदा बता रहा हूँ ना, वो है मेरिट वाला फायदा। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ एक सिटिंग में एग्जाम में अगर आप दोनों ग्रुप यानी 8 के 8 सब्जेक्ट अगर आप देते हो, तो ही आप मेरिट आने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप मेरिट के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना। दोनों ग्रुप एक साथ आपने वन सिटिंग में क्लियर करना है, बरोबर है। अगर आपने एक बारी में एक ग्रुप दिया और आपका आउट ऑफ आउट भी नंबर आ गए, तो भी आप मेरिट नहीं आओगे। मतलब आपको इसमें 400 में से 400 भी आ गए, तो भी आप मेरिट नहीं आओगे। मेरिट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, दोनों ग्रुप वन सिटिंग में क्लियर करना है। हाँ, दूसरा अटेम्प्ट रहा, पहला अटेम्प्ट रहा तो भी चलेगा, लेकिन एक सिटिंग में दोनों ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले अटेम्प्ट में होना चाहिए, फिर से पहले अटेम्प्ट में होना चाहिए ऐसा जरूर नहीं है, एक सिटिंग में होना चाहिए, बरोबर है। तो ये दो ग्रुप के दो सबसे बड़े फायदे। पहला फायदा क्या है बेटा, सेट ऑफ का। बोलो क्या है पहला फायदा, सेट ऑफ का। इधर ज्यादा नंबर है, इधर कम पढ़ रहे, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, बरोबर है। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, दूसरे ग्रुप में ज्यादा है, आपको यहाँ 210 है और इधर में 190 है, तो ये एक्स्ट्रा के 10 इधर आ जाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट में 40 से कम नहीं आना चाहिए, बरोबर है। और एक और तीसरा फायदा बताता हूं, जो सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन ऑन पेपर आपको कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर्स है, मेरे विकास सर के कुछ मित्र रह चुके, कुछ फ्रेंड रह चुके, तो उनसे पता चलता है कुछ अंदर की बातें। जब इंस्टीट्यूट के सामने एक सवाल पैदा होता है कि मार्केट में हमें इतने इतने नंबर्स के सीएस की जरूरत है, इतने कंपनी सेक्रेटरी मुझे चाहिए, तो मान लो एग्जाम कितने बच्चों ने दिया, 1 लाख स्टूडेंट ने, बरोबर है। और कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है आपको समझाने के लिए 20,000। ये सबके पेपर चेक हो गए और इसमें कितने बच्चे पास हो गए, 21,000। कंपनी सेक्रेटरी का एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, प्रोफेशनल क्लियर हो गए, वॉटएवर इट में भी, बरोबर है। अब ध्यान देना, जरूरत कितने की है, 20,000। कितने बच्चे क्लियर हो गए, 21,000। तो अब यहां पे इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाती है। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब क्या, जैसे है ना बचपन में भाई बहन या एक दोनों बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं, तो पापा मम्मी जब भी आके झगड़े करते हुए देखते तो दोनों को एक साथ लगा देते, फिर ये नहीं पूछते किसकी गलती थी, दोनों को धो दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, दोनों को एक साथ, पूछा नहीं किसकी गलती है, 2 चाटे इसको, 2 चाटे इसको। तो बस वैसे इंस्टीट्यूट सबको चाटे लगाती है। कैसे, देखना जरा, पास हो गए 21,000, चाहिए कितने, 20,000। तो यहां पे अब निपटाना है ना, तो इंस्टीट्यूट कैसे करती है देखना जरा। जिसने सिंगल ग्रुप दिया ना, इसको पहले चाटा पड़ेगा। सिंगल ग्रुप दिया, इसका स्कोर आया था 205, ये तो बच्चा पास था, लेकिन अब एक्स्ट्रा बच्चे थे ना, 1,000 एक्स्ट्रा थे, तो अब इंस्टीट्यूट क्या करती है, सबके 5-5 या 6-6 नंबर, 6-6 नंबर सबके कम कर दी। समझ लो स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक कुछ तो परसेंटेज रहता है, सबके मान लो 6-6 नंबर कम करने वाली है। तो पहले कौन गया, सिंगल ग्रुप वाला। कितने आ गए यहां पे, 199, ये फेल। उसके बाद भी अगर बच्चे और ज्यादा है, तो उसके बाद बोथ ग्रुप वाले को चाटा पड़ता है। समझ में आया क्या। लेकिन पहले कौन जाता है इसमें, सिंगल ग्रुप वाला, क्योंकि इंस्टीट्यूट को मालूम है सिंगल ग्रुप वाला तो वैसे भी हाफ है, ये तो वैसे भी वापस आगे अटेम्प्ट देने वाला है, तो क्यों ना इसको दोनों ग्रुप एक साथ फिर से पढ़ाई करने के लिए देने लगा दे। समझ में आ रहा है क्या। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का गेम है, ये हर जगह रहता है। काफी बच्चों ने फेसबुक पे इधर उधर फोटो भी देखा होगा कि है ना, कि ये पेपर चेक करके आया, पेपर में नंबर है 57, लेकिन मार्क्स दिए हुए 50 या मार्क्स दिए हुए 49। ऐसा काफी बार एफबी पे भी आप देखते हो, है ना। तो ऐसा होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का गेम है, बरोबर है। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी चीजें थी बेटा, जो मैंने बताई 3 चीजें थी। पहला, दोनों ग्रुप दिया तो सेट ऑफ का फायदा है। दूसरा, मेरिट के लिए एलिजिबल आप रहोगे, सिंगल ग्रुप दिया तो आउट ऑफ आउट नंबर भी आ गए तो भी आपका मेरिट आएगा नहीं।
सर मेरिट आने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? बट ऑब्वियस है यार, एक अगर इंटरव्यू चल रहा है जिसमें मेरिट वाला कोई कंपनी सेक्रेटरी बैठा है और एक नॉन मेरिट है, तो पहले प्रेफरेंस तो मेरिट वाले को ही मिलेगा, बरोबर है? या फिर एक को 60% है, दूसरे को 50% है, तो पहला प्रेफरेंस हाईएस्ट परसेंटेज वाले को मिलेगा। देखो सीएस को, सभी सीएस को जॉब है, कोई भी सीएस खाली नहीं बैठा है, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगा, बस सवाल वो पैदा होता है। अरे हर एक कंपनी सेक्रेटरी को इस प्रोफेशन में जॉब है, लेकिन प्रेफरेंस पहले किसको मिलेगा? आप अगर कंपनी के, आप फर्म के ओनर, तो आप पहले किसको लोगे, है ना? मुझसे अगर किसी ने सवाल पूछा कि आप हरीश मथारिया को लोगे या वैभव चितलांगिया को, तो मैं बोलूंगा ये बंदा तीनों लेवल पे मेरिट है, तो मैं क्यों ना इसको लूं? उम्र में छोटा है, तीनों लेवल पे मेरिट है, लंबे समय तक मेरे साथ रहने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो वहां पे ये फायदा रहता है। इसीलिए बच्चा जब सिंगल ग्रुप देता है तो उसके लाइफ के 6 महीने पोस्टपोन हो जाते हैं और सारी चीजें 6 महीने से आगे बढ़ जाती है, सारी। सोचो ना, आप जहां 1 साल में सीएस बनने वाले थे, वहां पे आप 1 साल में एग्जीक्यूटिव क्लियर होने वाले थे, वहां पे 1.5 साल में एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गए। जहां आपकी शादी होने वाली थी जल्दी, वहां 6 महीने पोस्टपोन, कमाई 6 महीने पोस्टपोन, बच्चे, सब चीज पोस्टपोन हो जाती है, सब चीज। जैसे मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सीएस किया, जो भी किया सब आफ्टर ग्रेजुएशन किया, तो मैं 2 साल पीछे हूं आप लोगों से मैं कितना साल पीछे हूं? 2 साल। वही अगर मैं 12th के बाद कर लेता, है ना, तो आपका जहां फाउंडेशन क्लियर हो गया, मेरा भी 1 साल में फाउंडेशन, लेकिन वो फाउंडेशन मुझे एक की जगह कितना साल लगा? 3। वो 3 साल के कोर्स को आप लोग क्या बोलते हो? बीकॉम, बरोबर है ना? तो बीकॉम मुझे 3 साल लगा, उसके बाद में आया सेकंड लेवल पे, तो वो गलती होती है। तो आपने 12th के बाद कर लिया, आपने 2 साल बचा दिए, लेकिन बच्चा एक ग्रुप करके 1 साल और एक्स्ट्रा लगा लेता है, बच्चा एक ग्रुप करके और 1 साल एक्स्ट्रा लगा लेता है। और तीसरी एक और चीज है ना सर, एक और चीज मुझे मार्केट में देखने में मिल रही है, शायद आप लोगों ने भी एनकाउंटर किया होगा, क्या होता है कभी इस मार्केट में? अब देखो, जैसे मार्केट में मैं एक चीज देख रहा हूं कि अब एक लड़ाई ये शुरू हो गई कि मैं फीस कम कर देता हूं, वो मैंने काफी जगह सुना। विद्या, बरोबर है बेटा? काफी जगह आपने देखा सुना होगा, बरोबर है? बच्चों ने भी, 1-2 बच्चों ने मुझे पूछा कि सर वो फलाना क्लास का तो फीस उन्होंने एकदम कम कर दिया, वो कम करने के बाद में भी 30% डिस्काउंट, खाना भी खिलाएंगे, पानी भी देंगे, फिर पढ़ाएंगे कब? समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारी चीजें नहीं, मैं इसको मजाक में लेने वाली बात नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। डोंट गेट मिसगाइड, बराबर? मिसगाइड नहीं करवा के लेना अपने आप को। फीस कम कर दी तो वहां पे टीचिंग में भी डिस्काउंट रहेगा, ये त्रिकालबाधित सत्य है। ये बच्चे आप नहीं समझ पाएंगे, आपके पेरेंट्स समझ पाएंगे, बरोबर है? कि जहां पे आपको जो फीस आप 15 दिन पहले जहां पे 65,000 रुपए फीस थी, अगर वहां पे अभी 35-40 हजार हो जाती है, बरोबर है, तो आपको भी समझ में आएगा फैकल्टी का एक्सपीरियंस कैसा है। फिर डिस्काउंट वो फीस में नहीं रहता है, डिस्काउंट टीचिंग में भी रहता है, बरोबर है? मैं अभी इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि अगर किसी की जानने की इच्छा है, सेमिनार होने के बाद एक बार मेरे साथ ऑफिस में चलना। ऐसे कई बच्चे मैं आपको बता देता हूं कि जिनको एग्जीक्यूटिव 1 लाख रुपए में पढ़ाए। कैसे? कोई तो XYZ क्लास लगाया 35-40 हजार रुपए में, बोथ ग्रुप, और उसके बाद वहां फेल होने के बाद मेरे यहाँ आके वापस 64-65 हजार बढ़ाए, तो एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल कितना दे दिया? 1 लाख रुपए, बरोबर है? तो वो जो सस्ता रहता, वो सस्ता नहीं, वो महंगा पड़ता है, टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है। ये जो मैंने बात बोली है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा, कुछ पेरेंट्स को लग रहा होगा मार्केटिंग स्टंट है, नहीं, फैक्ट है, मैं गलत नहीं बोल सकता। एक बार का आपको अगर ऐसा लग रहा है, आप आपके बच्चों को पूछना सेमिनार होने के बाद कि इस मार्केट में ऐसा होता है कि नहीं होता है, बरोबर है? तो मेरे ख्याल से एक बार का मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन आपके बच्चे आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। उनको पूछना कि ये चीज क्या है, ये स्ट्रेटेजी जो है डिस्काउंट, कॉस्ट कटिंग, ये स्ट्रेटेजी क्या है, आपको वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बरोबर है? और किसी का कोई सवाल जवाब है तो प्लीज, एनी पेरेंट्स, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, किसी को भी अगर कुछ डाउट है प्लीज। हाँ, बरोबर है। किसका? ऑल इंडिया दोनों ग्रुप का मिला के 17 से 18% बच्चे पास होते हैं। हाँ, इसमें अब कैसा है, कुछ 1-2 एग्जाम ऐसी भी थी कि जहां पे पूरे भारत में बच्चे कम पास हुए थे। इनका एक सवाल है कि यहाँ पे रैंकिंग का कैसा, पूरे भारत में रिजल्ट कैसा रहेगा? तो पूरे भारत का रिजल्ट 17 से 18% आता है बोथ ग्रुप का, सिंगल ग्रुप का अराउंड 20-21% रिजल्ट आता है। म्हणजे 100 में से 20-21 बच्चा या 22 बच्चा सिंगल ग्रुप पास हो रहा है। मैं भारत के रिजल्ट की बात बता रहा हूं, और भारत का, इंडिया का जो रिजल्ट है उससे ज्यादा रिजल्ट अपने क्लास का रहता है। ये पास ट्रैक रिकॉर्ड है ना? सर आपका क्लास तो अभी भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो मेरी टीम है जो इतने सालों से पढ़ा रही, मैं वो टीम का रिजल्ट बता रहा हूं, बराबर है ना? कि यहाँ पे फैकल्टी पढ़ाते, क्लास नहीं पढ़ाते, पढ़ाते कौन है? फैकल्टी। तो यहाँ पे फैकल्टी ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो जो भी फैकल्टी हमने पढ़ा है, इंडिया का जो रिजल्ट है उससे अच्छा आता है, बराबर है? बोथ ग्रुप का 18-19%, 100 में से 18 बच्चा पास होता है। अपने यहाँ पे ऐसा समझो, इससे ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा ये मैं बोल नहीं पाऊंगा, जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, बच्चे जब पास होगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ,
अराउंड 530 प्लस। हाँ, रैंक के लिए मिनिमम मार्क्स हर एग्जाम में चेंज होते रहता है, ऑन एन एवरेज समझो 530 540 प्लस वो मेरिट आ जाता है। और कोई प्लीज, और किसी को कोई सवाल है? डन, ओके। अच्छा देखो, ये तो था सेट ऑफ, डिडक्शन और आपका रैंक के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में। अच्छा, अब इसके बाद में आगे विकास सर, आप एक बार जैसे देखो, विकास सर के बारे में एक चीज मैं बता दूं, विकास सर और मेरी दोस्ती काफ़ी पहले से 11-12 साल से दोस्त है ना। और जब मैं पुरानी क्लास से अलग हुआ तो विकास सर ही मेरे साथ में थे, सुख दुख के सब साथी जो है ना। तो इन्हीं के साथ मतलब अलग हुआ था, और उसके बाद में बाकी सारे मेरे दोस्त लोग जुड़ गए मेरे साथ में। चिराग सर का संबंध मेरा 8-1 साल से है ना। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मिले क्यों नहीं। हाँ, चिराग सर विमान नगर में रहते थे, मैं इधर रहता था, और ऐसा समझो कि एज गुड एज बहुत मतलब दूसरी सिटी में ही रहते। बट अभी कैसा है कि चिराग सर अभी भी विमान नगर में रहते, लेकिन डेली पुणे में आते। काफ़ी समय से बोल रहा हूँ भाई शिफ्ट हो जा, लेकिन नहीं, विमान नगर पुणे में नहीं आते सर, है ना। तो अभी देखो कैसा है कि विकास सर आपको बाकी और भी बहुत कुछ जानकारी दे सकते हैं बेटा, है ना। मैंने जो बताया सेट ऑफ, मेरिट, एलिजिबिलिटी और बाकी आपका डिडक्शन के बारे में, चिराग सर ने आपको क्लास के बारे में सारा शेड्यूल बता दिया। विकास सर आपको आगे की जानकारी देंगे। यस सर। मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू हरीश सर। अच्छा, मेरे ख्याल से चिराग सर ने सबको इंट्रोड्यूस कर दिया, एक चिराग सर का इंट्रोडक्शन रह गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान के पास या तो शक्ल रहती है, अकल रहती है। आई थिंक ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। शक्ल आपके सामने है, अकल आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और सर आई थिंक बाय प्रोफेशन, बाय क्वालिफिकेशन ही हैज़ डन हिज LLB, ही इज़ ऑल्सो डन हिज मास्टर्स इन लॉ from Symbiosis, and he's been practicing with a couple of law firms, and कुछ उनका clientele है wherein he actually advises all the corporate clients. And apart from that, अभी चिराग सर is in his final stage of PhD. तो अभी तक हम लोग एडवोकेट चिराग चौधरानी बोलते थे, अगली बार से हम लोग डॉक्टर चिराग चौधरानी बोलेंगे। आई थिंक सो दैट्स अ बिग अकोलेड टू एनीवन। मैं हमेशा सोचता था सर PhD करूँ, बस हिम्मत नहीं कर पाया, बट प्रॉब्ली सीकिंग सम मोटिवेशन फ्रॉम यू, प्रॉब्ली नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, खैर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं 2 चीज़ों के बारे में एक्चुअली बोलना चाहूँगा। पहला, एक हर स्टूडेंट के मन में ना एक कंसर्न रहता है, एक टेंशन रहता है। जैसे क्या होता है, फाउंडेशन की आपकी जो बैचेस होती थी वो 4 घंटे की होती थी। आप 2 बजे आते थे, 6 बजे 6:15 बजे आप हंसते खेलते वापस चले जाते थे। 4 घंटे में आप क्या करते हो ये आप भी जानते हो, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ना बहुत एक कंफर्टेबल माहौल में रहता था स्टूडेंट जब फाउंडेशन में आता था। अच्छा, जब एग्जीक्यूटिव में आता है ना, तो पहले दिन उसको ऐसा लगता है कि 1 घंटा निकला नहीं, एक फेज बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वापस से बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है। जब तक वो दूसरा सब्जेक्ट पूरा गेट ओवर करता है, तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, वो खत्म हुआ और इमीडिएटली चौथा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। और लंच ब्रेक उसको ऐसा लगता है कि बस मेरे जीवन के यही 5 घंटे मेरे को मिले हैं, कि बस अब मेरे को पूरी जिंदगी जीना है इन 45 मिनट्स में। और वो खत्म होते होते और वापस से फिर 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, समहाउ आप पेशेंस रख के निकाल लेते हो, और फिर उसको ऐसा लगता है कि यार अपने से तो ना हो पाएगा। तो लास्ट टाइम भी और खैर ये एक बार की बात नहीं है, आई मीन इट्स बीन 8-9 years सिंस वी बीन एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, वी जस्ट ट्राइड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर दिस, और इट रियली वर्कड आउट वेल। तो मैं एक्चुअली चाहूँगा कि सबसे पहले मैं उसके बारे में एक बार आपसे बात करूँ। अच्छा देखो, ये सब स्टूडेंट की एक कैपेसिटी होती है, कितने % स्टूडेंट्स कौन से केस में फिट बैठते हैं, मैं खैर दोनों उसके बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा। जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी डिस्टेंस से आते हैं। अब जैसे कुछ सुबह बच्चे लोनावला से आते हैं, कुछ देहू रोड से आते हैं, अकुर्डी से आते हैं, बस से आ रहे हैं या लोकल से आ रहे हैं। तो उनके लिए ना एक कंसर्न ये रहता है कि हमको 5:30 की लोकल लेना है, और इवनिंग में 6:30-6:45 तक आपकी क्लासेस होती है। उसके बाद मैं घर पहुँचूंगा, घर पहुँचते मेरे को 8 साढ़े 8 हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्लास में कुछ ना कुछ होमवर्क दिया होगा। अब अगर मैं 2 घंटे होमवर्क करता हूँ तो मैं खाना कब खाऊंगा और सोऊंगा कब? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, हो सकता है शायद अभी इस पॉइंट पे आपके मन में ना आ रहा हो, बट जैसे ही आप बैच स्टार्ट करोगे ना, बच्चा घर जाके पेरेंट्स से सबसे पहले यही बात बोलता है कि मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया, 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। इंस्टेड ऑफ डूइंग 8 सब्जेक्ट्स एट 1 शॉट, आप क्या कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट्स हम लोग फर्स्ट राउंड में करेंगे, और जो बचे हुए आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग सेकेंड राउंड में करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सर इस पे लिख सकते हैं क्या? अच्छा ये है ना, अच्छा। तो जैसे अब आपके मॉड्यूल 1 के 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप सुबह 7 बजे स्टार्ट करते हैं एंड यू गो ऑन टिल
12:45 ये आपने 4 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 के खत्म किए, आपका लंच ब्रेक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होते हैं आपके, पहला सिक्योरिटीज और दूसरा आपका अकाउंट्स। तो आप क्या करें, जब अभी आप 21 जनवरी से बैच स्टार्ट करते हैं, सो 21 जनवरी से 30 जून तक, राइट, 30 जून इज द लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ द बैचेस। अभी मैं खैर बैच कंप्लीशन पे भी आता हूं। तो 21 जनवरी से 30 जून तक हम लोगों को 8 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है, वी जस्ट हैव टू डू 6 सब्जेक्ट्स। ये मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं। पहला तो ऑफकोर्स ये है कि आपको 8 सब्जेक्ट्स एक साथ करना है। दूसरा, पहले 6 सब्जेक्ट्स हम लोग करेंगे, तो ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट्स और ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका हो सकता है शायद मॉर्निंग का कॉलेज हो या दूसरा कुछ इशू हो, तो वो लोग ये भी कर सकते हैं कि ग्रुप 1 के लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स मतलब आपका कंपनी लॉ और आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, ये 2 सब्जेक्ट्स आपने ग्रुप 1 के लिए और 4 सब्जेक्ट्स आपने ग्रुप 2 के लिए। सो कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। आई थिंक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट से लिंकेज है, वैसा कुछ भी नहीं है, वो इशू आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो ग्रुप 1 के 4, ग्रुप 2 के 2 और ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट्स और ग्रुप 1 के लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स। 6 सब्जेक्ट्स हम लोग फर्स्ट सेशन में करेंगे और जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो आपको सेकंड सेशन में करने हैं। अब इसका मैं फायदा नुकसान दोनों बता देता हूं आपको। सी, ऑन एन एवरेज आप एग्जीक्यूटिव का एक सब्जेक्ट देखते हो तो मेरे हिसाब से 100 to 110 आवर्स के एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स होते हैं। मेरे ख्याल से टैक्स का सर थोड़ा सा ज्यादा जाता है, टैक्स इज 150 आवर्स, 180 आवर्स। टैक्स थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है तो वो कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लेता है। बाकी आप जितने भी थियरी सब्जेक्ट्स हैं, आप ये एवरेज माने करीब 100 से 110 घंटे की आपकी क्लासेस होती है। अच्छा, अब आपको 110 घंटे एक सब्जेक्ट के या तो एक साथ देने या फिर आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब जब आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसमें इशू बस ये आता है कि 30 जून तक आपने 6 खत्म किए, उसके बाद स्टूडेंट का ये माइंडसेट होता है कि यार मैं बस घर बैठ के अब सेल्फ स्टडीज करूंगा और क्लास में जाऊंगा, मैं टेस्ट पेपर्स दूंगा, सॉल्व करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि चेंज आ रहा है, मेरे परफॉर्मेंस में ओवरऑल चेंज कैसे आ रहा है। ये 6+2 का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि आपकी क्लासेस जो 30 जून को खत्म होने वाली थी, वो उस केस में करीब करीब 10 नवंबर तक जाएगी फॉर 2 सब्जेक्ट्स। 6 सब्जेक्ट्स आपने 30 जून तक कर लिए और जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो आप वापस जुलाई से स्टार्ट करेंगे और वो जाते हैं आपके 10 नवंबर तक। तो ये आई थिंक उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि फिर क्लासेस आपको रेगुलरली साल भर आना है। तो अब ये स्टूडेंट को अपने कन्वीनियंस से डिसाइड करना है कि उसे 8 सब्जेक्ट्स एट 1 गो करने हैं या फिर दूसरा 6+2 करना है। अच्छा, मेरे हिसाब से एग्जेक्टिव में क्लास अटेंड करना इस 50% और दूसरा उसकी सेल्फ स्टडीज, उसकी टेस्ट सीरीज और रेगुलर रिवीजन मैराथन्स, ये आई थिंक बाकी 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो क्लासेस आप आ रहे हो रेगुलर, दूसरा उसके बाद जितनी अपने लेक्चर्स को इंपॉर्टेंस दी, इतनी इंपॉर्टेंस आपको टेस्ट सीरीज को भी देना है, इतनी इंपॉर्टेंस आपको रिवीजन को भी देना है और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेल्फ स्टडीज है। तो मतलब अगर मैं शायद आपकी जगह होता तो एक आइडियल सिचुएशन यही होती कि मैंने 30 जून तक मेरे सारे बैचेस खत्म किए होते, उसके बाद मुझे करीब करीब 6 महीने मिलते हैं मेरी एग्जाम के लिए, बिकॉज दिसंबर में मेरी लास्ट वीक में एग्जाम आती है। तो वो पूरा टाइम मैं मेरी सेल्फ स्टडीज, मेरा रिवीजन और मेरे टेस्ट सीरीज के लिए मैं बिल्कुल डेडिकेट करता। बाकी हाँ, डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग, अगर आप जेन्युइनली ट्रैवल कर रहे हैं या फिर और कोई दूसरे रीजंस हैं या कॉलेज का एक फैक्टर है, तो मेरे ख्याल से आप ये 6+2 डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो पहली चीज, या तो हम लोग 7 to 6:30, 6:45 क्लासेस करेंगे फर्स्ट, या फिर दूसरा आपने 6 सब्जेक्ट्स पहले राउंड में किए और 2 सब्जेक्ट्स आपने सेकेंड राउंड में करना है। अच्छा, अब एक जैसे खैर फाउंडेशन इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, आप एग्जीक्यूटिव देखते हो तो काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है। सिलेबस अपरंपार है, मतलब एक बार स्टार्ट होता है तो आपको समझ ही नहीं आएगा, बस वो चलते रहेंगे, लेक्चर्स चलते रहेंगे। तो हमेशा मैंने स्टूडेंट एक कंसर्न सुना है, एक उनका एक इशू रहता ही रहता है कि सर जो डेट आपने बोली है उस डेट पे पोर्शन खत्म होगा ही नहीं होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 30 जून इज माई लास्ट डेट, सो 30 जून को क्या पोर्शन खत्म होगा या नहीं होगा। अभी लास्ट टाइम खैर हम सभी लोग बैठे हुए थे और यूनानिमसली, मतलब ये ऐसा नहीं कि मेरा थॉट था या विपुल सर का थॉट या हरीश सर या चिराग सर का किसी, ये यूनानिमसली हम सभी लोगों ने मिलकर एक डिसाइड किया है कि 21 जनवरी को आप बैच स्टार्ट करोगे, आपके सबके प्लानर्स रेडी, आई थिंक हम लोगों ने सर्कुलेट किया है, उसमें आप देखेंगे ना सारे सब्जेक्ट के डे वाइज पूरे के पूरे प्लानर्स हैं कि कौन से दिन कौन से टॉपिक के लेक्चर्स होंगे, आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। जब आप एडमिशन लेंगे वो साथ में ही आपके आएंगे रिसीट के साथ, और ये मैं इस बार लिख के दे रहा हूं, आपकी रिसीट्स पर रहेगा, सभी की रिसीट्स पर रहेगा कि 30 जून इज द लास्ट डेट, और 30 जून तक अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का पोर्शन अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं हो पाया तो जो आपने उस सब्जेक्ट की फीस भरी है वो रिफंड, मतलब ये बिल्कुल कंफर्म है और मेरे ख्याल से सब लोग अग्री करेंगे।
जो पोर्शन आपका, और खैर नहीं होने का सवाल ही नहीं है ऑब्वियसली, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है, बट वर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर सिर्फ एक वो कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए कि अगर डेट तक मेरा पोर्शन खत्म नहीं होता है तो आपने जो पेमेंट किया, आपने जो भी अपने फीस भरी है, वो आप एज इट इज हमसे रिफंड ले लेना। इसका रीजन ये है कि सी फॉर अस, मैं एक क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, लेकिन एज पेरेंट्स जब आप बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनका फ्यूचर है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है ना, तो किसी के करियर के साथ मजाक ना हो, बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए। और ये हम लोगों ने सुना है काफी जगह कि पोर्शन चलता रहता है, बच्चे 8-8 महीने क्लास कर रहे हैं तो भी खत्म नहीं हुआ है, तो बस ये सारी चीजें ध्यान में, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम सर मेरे ख्याल से अभी हरीश सर काफी इंक्वायरीज लेते हैं, जितनी इंक्वायरीज आ रही है ना, मैं हर पेरेंट से, हर स्टूडेंट से एक ही बात सुन रहा हूँ कि सर पोर्शन कब खत्म होगा, पोर्शन, मतलब इस बार लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, इस बार लोग ये पूछते हैं कि पोर्शन कब खत्म हो रहा है, तो ना फोकस पूरा चेंज हो गया। तो आई थिंक ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वी एक्चुअली एडेड दिस पर्टिकुलर थिंग। जी सर। वो सेशन नेक्स्ट रहेगा आपका। प्लान है ना? क्या चीज? हाँ वो बता दो ना डेट्स ना, चलता हूँ जी प्लीज सर। हाँ हाँ वी डेफिनेटली टेकन इनटू कंसिडरेशन। मैं उस पर भी आता हूँ सर, डेफिनेटली मैं कवर करता हूँ, वो पॉइंट भी कवर करता हूँ। अच्छा ये ना कुछ इस तरीके से आपके प्लानर्स हैं। जी सर। ये ना, हाँ हाँ जी सर। हाँ बिकॉज सर वो कंटिन्यूएशन में रहता है ना। जी मैं 1 मिनट आई थिंक लिख देता हूँ और थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। नहीं नहीं सर, कोई भी चीज हम लोग इसलिए सजेस्ट नहीं करते हैं, फिर बात वही हो जाती है ना, टाइम इतना लग जाता है बच्चों को। जी इधर वे सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सबका कन्वीनियंट। जैसे कुछ बच्चों का ना सुबह कॉलेज का इशू रहता है, तो जिनका कॉलेज का इशू है ना, वो मे बी ग्रुप 2 के 4 और ग्रुप 1 के 2 वैसे कर सकते हैं। और जिसका आई थिंक कॉलेज का इशू नहीं है, वो बेस्ट वही होता है कि आप सुबह जल्दी स्टार्ट करें तो आप जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो अगर वो कॉलेज का कंसर्न नहीं है तो मेरे ख्याल से 4 ग्रुप 1 2 ग्रुप 2, और अगर कॉलेज का इशू है तो फिर कॉलेज ग्रुप 2 के 2 और बाद में आपके ग्रुप 2 के ग्रुप 1 के 2 और ग्रुप 2 के 4। 2.5 घंटे। हाँ एब्सोल्युटली। और बिकॉज हम लोग सर क्या होता है एक्चुअली बैच के वक्त ना, जैसे जो पढ़ते हैं ना, मैं समझता हूँ इस बात को कि बच्चा पूरे डेडिकेशन के साथ वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता है। हम लोग उसको बस यही सजेस्ट करते हैं कि आप घर जाके सिर्फ जो आपने आज क्लास में पढ़ा है इतना सिर्फ एक बार रन थ्रू कर लो। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा उसको सब कुछ याद हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ वो घर जाके 15 मिनट अगर एक सब्जेक्ट को भी दे देता है ना, ही इज डन फॉर द डे। एंड 1-1.25 घंटे में हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, आई थिंक आप उसको बहुत जेन्युइनली 10 से 15 मिनट में आराम से समअप कर सकते हो, उसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं आती। खैर वो जब बैचेस स्टार्ट होती है ना, तो हम लोग पहले दिन से उसी माइंडसेट के साथ स्टूडेंट्स को आगे लेके चलते हैं, तो वो इशू ऐसा कभी आता नहीं है, वो मैनेज हो जाता है। हाँ बट शुरू के 10 दिन आप जेन्युइनली मानिए वो टफ रहते हैं, वो हर स्टूडेंट के लिए टफ रहते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा चेंज होता है। मतलब हम लोगों ने कहाँ एक्सपीरियंस किया ना, अब खैर मैं पुराना कुछ रेफरेंस नहीं देता हूँ वैसे, बट वो स्टूडेंट्स हमेशा मेरे को आके बोलते थे कि सर हम लोग से ना इतना बैठाया नहीं जाता, इतना बैठाया। तो मैं पूछता था, मैं क्यों नहीं बैठ पाते हो यार? बोले सर बेंचेस अच्छी नहीं है। तो मैंने लिया यार इतना स्टूपिड रीजन कोई कैसे दे सकता है कि बेंच अच्छी नहीं है तो मेरे से बैठा ही नहीं जाता है। तो मैं सूरज सर से बात कर रहा था, मैंने सूरज सर को मैंने यार सर ये कुछ अजीब ही बहाना देते हैं यार, मतलब बहुत मेरे को सेंसिबल नहीं लगता है ये। तो सर बोले यार एक काम कर, एक दिन बैठ के देख। और मैं जेन्युइनली बैठा,
मैं 2-2.5 घंटे बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं यार क्या कर रहा हूँ यार मैं इन लोगों के साथ। तो आई थिंक यहाँ जब हम लोग आए और सब चीज़ें सोची प्लान की, तो आई थिंक वो सब चीज़ें ध्यान में रख के हम लोगों ने वी स्ट्रक्चर्ड एवरीथिंग। बट हाँ, डेफिनेटली 5-7 दिन एक माइंडसेट बनाने में टाइम लगता है, बट फ्रॉम 8th डे आई प्रॉमिस आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। और क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज ऑल अबाउट नॉलेज। मतलब आप जो सब्जेक्ट देखोगे ना उसमें इतने रंग है ना कि once you fall in love you will actually start enjoying that part। तो आई थिंक चीज़ें मैनेजेबल है, बस शुरू का 8-10 दिन डेफिनेटली हम लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है। अच्छा, ये ना आपके जो हम लोग एक प्लानर्स की बात कर रहे थे, तो ये इस तरीके से ना अगर आप देखते हैं तो ये पूरे डे वाइज सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो उसके चैप्टर नंबर्स हैं, आप कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन से दिन और कितने दिन में ये आपका पूरा पूरा बैच खत्म हो रहा है। सो ये हर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। जैसे आई थिंक दिस इज कंपनी लॉ, सो दिस गोज फॉर लाइक 90 डेज प्लस फिर इसमें टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है जो भी है। तो वो सब सोच के हम लोगों ने वो 30 जून का एक लास्ट डेट आपको बताया है। अच्छा, उसके अलावा और क्या इशू था, बस एक आई थिंक वीडियोस का ना, हाँ एक ये करंट सन था पेरेंट्स का एग्जाम का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सर, एग्जेक्टिव में क्या है, जितने भी आपके लेक्चर्स हैं 100% सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग के पास रिकॉर्डेड है 100%। तो इफ़ एट ऑल कभी ऐसा हो जाता है कोई स्टूडेंट किसी जेन्युइन रीज़न से क्लास नहीं आ पाया, मिस हो गया, जो भी रीज़न था, या कॉलेज के सबमिशंस थे, प्रैक्टिकल थे, जो अक्सर होता है, तो हम लोग उन स्टूडेंट्स को वो वीडियो बैकअप दे देते हैं। सो आप वो सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। पर्पस उसका ये होता है कि एटलीस्ट यू गो विद द क्लास। कारण कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहाँ पे अगर वो लिंक आपका चला जाता है तो फिर आगे समझने में दिक्कत आती है। तो वो सोच के ही हम लोगों ने वो वीडियो बैकअप किया हुआ। अच्छा, उसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, जो भी है आपकी इस पे पैकेज में सब कुछ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो 100% सारे के सारे लेक्चर्स आपके कवर्ड है उसके अंदर। और एग्जाम्स की बात रही, आई थिंक मार्च लास्ट वीक में आती है सर एग्जाम्स, है ना, बीकॉम की। अब 23 से 30 राइट। तो ये जब भी आपकी बीकॉम की एग्जाम्स रहती है, आई थिंक फाउंडेशन में भी हम लोगों ने यही किया था, सभी लोगों को हम लोगों ने छुट्टियां दी थी। एग्जेक्टिव में भी सेम रहता है, जब भी आपकी एग्जाम्स रहेगी कॉमनली उस वक्त कोई भी लेक्चर्स नहीं होंगे, तो वो एटलीस्ट किसी भी स्टूडेंट का लॉस नहीं होता है। सर वो ना, मतलब ऐसे पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग एक्चुअली बोलते हैं कि 1 दिन पहले देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ना 3 दिन पहले से आना बंद कर देते हैं। तो वो इन लोगों की एक अलग से यूनियन बनी हुई है जो बहुत अनसेड अंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग, अब मैं क्लास में कोई है नहीं, मैं किसको पढ़ाऊंगा। मैंने लास्ट टाइम मैंने जोश जोश में बोल दिया, मतलब 1 दिन पहले छुट्टी दूंगा, उसके पहले आपको क्लास आना है, स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो अब मैं किसको पढ़ाऊँ। वो क्लास में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा उनको। तो मैंने बोला, मतलब तुम भी पढ़ लो घर जाके। तो आई थिंक सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ हमको पता है जो हम डिक्लेयर नहीं करेंगे ना तो भी ये लोग करवा ही लेते हैं। तो आई थिंक वो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती है इन लोगों के साथ, तो इशू नहीं आता है। आई थिंक अब कुछ एक रिविजन मैराथन का एक पार्ट था, मैं चिराग सर मैं चाहूँगा आप एक बार आके एटलीस्ट वाला पार्ट कवर कर लें। थैंक यू सो मच। चले भाई लोग, काफी थक गए ना सुन सुन के। चल झूठे चले ना केसेस। अच्छा बस बिल्कुल थोड़ी सी बात है यार। अच्छा अभी तक जो बताया वो सब आपके बैच का एक पार्ट है, और ये तो मतलब अपन ने नेसेसरली करना है, पर जाहिर सी बात है थोड़ा और चलेगा। आप सबको कुछ अगर कुछ बोनस मिले, कुछ एक्स्ट्रा मिले तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। अच्छा अभी जब यस एकेडमी स्टार्ट हुआ था तब भी हम लोगों ने एक ये 2 तरीके की चीज़ें जो हम हमेशा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आपके बैचेस में इसको और बेहतरीन तरीके से करेंगे। कैसे होगा ये? एक होगा जैसे ही आपका बैच खत्म होता है उसके बाद चलेगा एक रिवीजन बैच। रिवीजन बैच पर टीचर एक 15-15 दिन की पूरे रिवीजन कराएंगे। उसमें एक स्पीडी रिवीजन होगा, सारा स्पीडी रिवीजन होगा। तो पहला बैच आपने एक 100 घंटे का बैठ के खत्म किया, उसके बाद खत्म होते ही फिर आप 15 दिन का रिवीजन बैठते हो, और वो हर टीचर लेता है 15-15 दिन का। उसके अंदर ऐसा नहीं कि रिवीजन के अंदर आपको कोई बिल्कुल नए नोट्स दे दिए जाते हैं, कुछ भी आपके ऑलरेडी कवर्ड नोट्स एक और बार आपको रिवाइज कराए जाते हैं। ये होता है आपका एक रिवीजन बैच। अब रिवीजन बैच के बाद हम लोग एक लास्ट स्टेप पे लेके आते हैं आपको। वो क्या चीज़ का होता है? वो होता है आपका मैराथन लेक्चर। मैराथन के बारे में इस बार आपको पता ही, अपन ने उधम मचाया। तो मैराथन में अगर आप देखें तो अभी इस बार विकास सर ने मैराथन लिया था फॉर कम्बी लॉ। ये ओवरनाइट मैराथन था, जिसकी वजह से फाउंडेशन वालों ने मेरे पे बहुत प्रेशर क्रिएट किया था। नहीं आई रिमेंबर, अरे लड़ गए थे मुझसे कि सर ओवरनाइट मैराथन लेना है, ओवरनाइट मैराथन। सो विकास सर ने एक रात से मैराथन स्टार्ट किया था, अगले दिन सुबह तक जाने के लिए एक ऐसे 2 दिन बैक टू बैक मैराथन चला था, टू विच ही हैज बीन #trending1 पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा। अगर कम्बी लॉ पे अगर कोई हिट होंगे तो वो विकास सर के हमेशा कम्बी लॉ के ऊपर हैं। अच्छा इसके अलावा एक और हम लोगों ने ये
ठीक है क्या? जय जीएल का मैराथन लिया था। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के मल्टीपल मैराथन लिए। आप कोई भी मैराथन और बाय कोई भी किसी भी तरीके से सर्च करके देखेंगे तो ये मैराथन पूरे इंडिया में नंबर 1 रहे। आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, अगर आप लोग को अगर यूट्यूब पे भी डालना है तो आप सिर्फ इस सब्जेक्ट का नाम डाल दो और लिख दो बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट क्लास, कुछ भी डालेंगे, हमेशा हमेशा हमारे ही यस अकेडमी के वीडियोस आएंगे। दिस इज फॉर श्योर, दिस इज एकदम बेड चैलेंज कि हम लोगों ने हमेशा हमारे मैराथन्स को इतने अच्छी तरीके से तैयार करके करवाया है। अब ये मैराथन का मतलब क्या होता है, अगर आप इस लेक्चर का टोटल ड्यूरेशन देखेंगे तो ये 11.5 घंटे का मैराथन था। 11.5 घंटे हमने एक दिन में नहीं पढ़ाया इनको, एक दिन 6 साढ़े 6 घंटे, एक दिन 6 साढ़े 6 घंटे करके पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया 11 आवर्स के अंदर। और 11 आवर्स में इन लोगों ने जितना भी एंटायर 100 आवर्स प्लस 15 आवर्स में पढ़ा था उसका वापस एक और रिवीजन हो गया। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन अगर मैं बोलूं तो जो लोग जून 2020 में जाते हैं उनके लिए 3 बार रिवीजन हुआ। अगर आप लोग दिसंबर 20, जो कि यहाँ पे सब लोग दिसंबर 20 है, आपके लिए यही पूरा पैकेज डबल टाइम हो जाता है। एक बार आप जून वाले बैच के रिवीजन में बैठेंगे, एक बार आप जून वाले बैच के रिवीजन के साथ साथ उनके मैराथन में बैठेंगे, फिर एक बार आप दिसंबर के रिवीजन में बैठेंगे, फिर एक बार आप दिसंबर के मैराथन के अंदर बैठोगे, तो आपके पास इतना अप्रोक्सीमेट टाइम हो जाता है। तो अगर अ चैलेंज ऑफ 4 साइड सेट करें तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव साइड कैसे तैयार होता है, एंड इट्स वेरी स्ट्रेटेजिकली करेक्ट जो होना चाहिए था। पहला आपका पोर्शन चलेगा, पोर्शन के ड्यूरेशन में आपके जैसे ही चैप्टर्स खत्म होंगे, सई मैम इज देयर, मैं अभी नेक्स्ट उन्हीं को बुलाने वाला हूँ स्टेज पे, बिकॉज ये एक लेडी है जिस पे आपको सबसे ज्यादा प्यार भी आना है और सबसे ज्यादा गुस्सा भी आना है। प्यार मुश्किल ही है क्योंकि मैम नंबर काटती है बहुत गजब तरीके से एकदम, और ये तो मतलब हमको भी डांट देती है कि सर एक क्वेश्चन को आपको चेंज करना चाहिए था, ऐसा डालते हैं। टू बी प्रिसाइज, अभी आपके पास टेस्ट पेपर्स आए हुए ना सारे, एक काम करना, इन टेस्ट पेपर्स में से आप देखना मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो सई मैम और रिस्पेक्टिव फैकल्टी साथ में बैठ के दे रहे थे। एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में बैठे, एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में बैठे, आप जाके एक बार देखो जेन्युइनली कि कितने बैठे। और इसके लिए ना मैं चाह रहा हूं कि ये काम भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, इतनी मेहनत आपने क्यों करनी है। यूट्यूब पे हम लोगों ने पेपर डिस्कशंस डाले, हर पेपर का डिस्कशन, उसमें टीचर ने क्या किया है, जो एग्जाम में इस बार का क्वेश्चन आया है हमारे नोट के किस पेपर पे कहां पे लिखा हुआ है वो भी मार्क करके दिया है। और कोई भी टीचर जितने भी लेक्चर सारे के सारे यूट्यूब पे अपलोड है 100% नोट से, 100% नोट से। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जो 100% नहीं आया होगा। एक पेपर में आई थिंक मेरा कोई एक पेपर था जिसमें मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन बाहर से आया था, जो मैंने वीडियो में भी एडमिट किया है, बट वो 5 नंबर का क्वेश्चन भी जो बाहर से आया है वो मॉड्यूल से भी बाहर का था। वो ICDR 2019 गाइडलाइन थी जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थी, जहां से आया मैंने उसका आंसर लिख के वहां पे अपलोड किया है, जिसको हमने एडमिट भी किया। तो एक 95 मार्क का पेपर पूरा नोट से बैठा है, पर वो 5 नंबर सबके लिए थे, खाली हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए एप्लीकेबल थे, किसी को भी पता नहीं था। तो ये सारी चीजों में पैटर्न में आप पहले क्या करोगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे, वीकेंड पे जो भी रिस्पेक्टिव टीचर है उसका एक टेस्ट दोगे। रेगुलरली आपके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पूरी तैयार होती है, मेरे हिसाब से सबके पास फाइल सर्कुलेट हो गई होगी टेस्ट सीरीज की। जैसे ही खत्म होगा इसके बाद अपन जाएंगे रिवीजन लेक्चर्स में। अच्छा, रिवीजन में आपको बोनांजा उसी टाइम पे ऐड किया जाएगा, उस टाइम सब रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आके बम फोड़ेंगी कि जैसे जैसे रिवीजन खत्म हो रहे हैं बैक टू बैक टेस्ट सीरीज प्लान करेंगे। वो होगी आपकी सेकंड टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप लोगों ने पहले एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप जब सेकंड टेस्ट दोगे वो कैसे होंगे, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होगा, जोड़ के एक बार में 4 चैप्टर, एक बार में 5 चैप्टर्स इकट्ठे, ताकि अब आप प्रेशर उठाने लगो। क्यों? क्योंकि एट द एंड आपको लगातार बैक टू बैक पेपर देने, तो हमने तैयारी वैसी करनी है। ये जैसे ही खत्म होगा आप तीसरा जाओगे मैराथन। जैसे ही मैराथन खत्म होता है उसके बाद हर बार यस अकेडमी क्या करती है, एक पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर टेस्ट सीरीज अनाउंस करती है, जिसके अंदर बैक टू बैक 8 एग्जाम जैसे एग्जाम में देते हैं एज इट इज वैसा का वैसा आपको देना है। अब जो आपका स्टूडेंट दिसंबर 2020 में लिखने वाला है उसके लिए वो ऑलरेडी जून वाली साइड पे तैयार होगा, एज इट इज बिल्कुल सही तरीके से तैयार रहेगा। तो ये एक तरीका है। बेस्ट क्या है, अगर आप लोग, अच्छा ना विकास सर ने आपको एक चीज बताई, आई वॉज वरिड, क्योंकि सर का इंटेंशन कुछ और था। मेरे को 2-4 लोगों की स्माइल देख के लगा कि साले नया प्लान बना रहे। 8 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो सर समझा रहे थे, प्लीज अगेन वापस से एक चीज कहने की, आपने माइंडसेट नहीं बना लेना है। आप माइंडसेट बना लो कि मेरे से इतना ही होता है, उतना ही होगा, ये बात नक्की है। तो सर का कहना है बहुत सारे बच्चे दूर से आते हैं, उनको रात को जाते आते बड़ा एक बार ऐसा हो जाता है कि सर घर जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या फिर रात को लेट पहुंचते हैं। फॉर सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आउट देयर जो बाहर जा रहे हैं, हमने उनको स्पेशली बोला कि बच्चा आप लोग 4 से 2 आप लोग क्या करिए 6 सब्जेक्ट्स के लिए आइए, बाकी 2 सब्जेक्ट्स बाद में आ जाइएगा, ये कर सकते हैं। तो जो लोग रेगुलरली आ सकते हैं प्लीज गलती से भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 4+2 पे शिफ्ट हो जाओ। और हाँ, अगर जनरली प्रेशर आता है तो आपकी जान से ज्यादा पेपर नहीं है, तो उसके बाद हम 4+2 पे जाते हैं। अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, हम 4+2 पे हो जाएंगे। उसके अलावा किसी ने प्लान नहीं बनाना। मेरे से किसी ने भी पूछा 4+4, तो मैं हमेशा 4+4 ही बोलता हूँ। लास्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो पा रहा, गिव अप कर दिया, अब ऐसा लग रहा है कि मतलब अब तो एक बार के लिए देश राहुल गांधी के हाथ में दे दे तब भी चलेगा, तब जाना 4+4 में, उससे पहले उससे 4+2 में, उसके अलावा मत जाना।
अब तो आपको अगर पूरा एक प्लान समझ में आ गया हो, तो इस बार द आइडिया, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि मैं क्यों यस अकेडमी इतनी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अपलॉड कर रहा हूँ, इस बार मोर ऑफ एकदम अंधाधुन शॉट नहीं लगाने, इस बार है ना बड़ा प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक जाना है, क्योंकि इंटेलिजेंट वर्क है। प्लस आप यहाँ पे कोई भी टीचर देख लो, इन सबको स्पेशली अगर आपको नहीं भी पता हो, आपके साथ आपके स्टूडेंट्स बैठे, अगर लेक्चर में मैं 1.25 घंटा पढ़ा रहा हूँ, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं 15 मिनट इनको इस लेक्चर से हटा के नॉर्मल थोड़ी सी मस्ती, कुछ और बात करते करते डिस्कशन करता हूँ। यहाँ बैठा हर बच्चा इस चीज़ को एग्री करेगा, 15 के 20 ही कर लेना, 15 के 10 करना। हमने इतना ऐसा किया है। अच्छा, ये पर्पसफुल है, मतलब हमको क्या मजा आएगा जबरदस्ती 20 मिनट जोक मारने का। द रीजन आउट देयर इज कि हम भी समझते हैं कि एंड तक बेचारा आके थकता है, एंड इवन वी आर ह्यूमंस, हम समझते हैं कि कितना बैठेगा। लेक्चर्स बड़े स्मार्टली ड्राफ्टेड होते हैं कि कैसे इन लोग को हमें पता पड़ जाता है, कैसे ही दिखता है, और सर इनकी यूनानिमस टोन होती है। एक बार वो सर करके दिखाना, एक बार जल्दी करना, एक बार सब साथ में ऑन अ काउंट ऑफ 3 कर देना, 1 2 3। तो ये एकदम फिक्स है इनका। हाँ, ये ओसर वाला भी है। एक वो हूं भी करते हो ना तुम लोग, बेटा ये तो हो गया। हाँ। तो बहुत बहुत क्लेवर है, इनको अच्छी तरह से पता है, इशारे दे देते हैं कि कितना इनसे होने वाला है, कितना नहीं होगा। सो वी नो इट वेल, यू डोंट वरी विद दिस, दे आर इन सेफ हैंड्स। बस काम इतना है कि आप भी थोड़ा सा घर पे पुश करते रहे। स्टार्टिंग 8 दिन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग महीना सर पकड़ना है अपन ने। हो गई, तकलीफ आने वाली है, देयर इज नो डिनाइल टू दिस। अच्छा, बीकॉम का सर आपको एक क्वेश्चन था कि बच्चे प्रिपेयर कैसे करेंगे। सर है ना, आप इसको मास्टर्स की तैयारी करवा रहे हो, बीकॉम की हर चीज ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव के लेवल पे कवर हो जाती है, कुछ छोटा मोटा हैंड वाई छूटता है। आपके लिए बेटर क्या है ना, आप कभी भी इनके एक बार बीकॉम का सब्जेक्ट्स उठा के देख लीजिए, पूछ के देखिए कि क्या चीज एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ी है। 90% ऑफ द सिलेबस कवर्ड होता है, तो इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर ये एंड में एक्टिंग जरूर करेंगे कि पढ़ने की जरूरत है, तो वो ठीक है। अब हमें भी पता है एक्टिंग का पार्ट है, हम भी कर लेते हैं, हाँ पढ़ो। तो एक वो लेगेसी है जो चली आ रही है, वो चलने देंगे, बट यू नीड नॉट वरी, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ मच हायर लेवल, ऑन अ मच स्किलफुल लेवल, ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार होंगे। आप बीकॉम की टेंशन छोड़ दीजिए, जेन्युइनली बीकॉम का कोई टेंशन नहीं है, इस पे ध्यान देना है हमने। तो ये हमारी तरफ से जो सारे इस बार के कमिटमेंट्स रहे, और ये एग्जैक्टली होगा जो आपको सामने सामने बताया। डेट्स, टेस्ट कैसे होंगे, वो क्या होंगे, वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी डिसाइड करेगा। उनके जो सब्जेक्ट वाइज डेट होने वाला है, तो वो हम लोग पहले से कमिट नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म होने के बाद वो अपना टेस्ट अनाउंस करेंगे। ये इस बार का पूरा प्लान है। तो इसीलिए जो लेक्चर्स हैं उनको दिया गया है, टेस्ट की डेट्स नहीं दी गई हैं, क्योंकि अब नॉर्मल फेक कमिटमेंट्स ना किए जाए। जो अचीवेबल है, जो बेरेबल है, वो करना है इस बार, एकदम ठीक है। अच्छा, अब हिटलर मैम, आपके यहाँ की सबसे बड़ी गुंडी और हमारी फेवरेट सही मैम, मैम प्लीज आ जाइए स्टेज पे। मैम ने बहुत अप्रिशिएटिंग लिखा है, इस पहले एक बार प्लीज मैम के लिए ताली बजा देना। जेन्युइनली इन्होंने जो लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज की वजह से किया है, मतलब विकास सर और मैं हमेशा बात करते हैं कि इनकी वजह से हमारे बच्चों के पेपर इतने अमेजिंग, हमारे मतलब इंक्लूडिंग हर, उन्होंने बहुत जान लगाई है। इंग्लिश चेक करना, मतलब एक एक आंसर के अंदर इंग्लिश चेक की उस इंसान ने कि बेटा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे ये एरर है, कैसे किया है आई डोंट नो। एक दिन में 50-50 पेपर्स चेक किए इन्होंने, और रेगुलरली हमेशा अपडेटेड रहे। आप कोई भी पुराने आपके स्टूडेंट से पूछें, चाहे कुछ भी इधर से उधर हो जाए, इनके टेस्ट चेक होना, ऑन टाइम आना, शी इज ऑलवेज बीन वेरी प्रोफेशनल विद दिस। सो विद दिस हम हमेशा बोलते हैं कि मैम हमारे साथ जब तक है, हमें एकदम श्योर है कि आपके कभी भी राइटिंग में एरर नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है। टू मोर एलैबोरेट, ये बिल्कुल हम लोग एंड की तरफ चल रहे हैं, सही मैम, और उसके बाद हमारे पास वैभव सर आएंगे, एक छोटा सा डिस्कशन है। तब तक आप लोग आराम से कुछ जलपान भी करें और सुनते रहें। थैंक यू सो मच सर। सो बाकी सब्जेक्ट्स का कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सर लोगों ने बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे आते हैं एग्ज़ाम दे के, फिर बोलते हैं कि सर पेपर ठीक ठाक था, बट क्या करें सर, प्रोविज़न आता था पर लिख नहीं पाए। दिस इज़ द मेन रीज़न कि मोस्ट ऑफ द पेपर्स। लेकिन इतना आसान नहीं होता करना, ठीक है। करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आज ही प्लान बनाना है, आज ही प्लान बना के सब चीज़ करना है। हम लोग सब यहाँ पे पूरा टाइम रहते हैं, ठीक है। वी आर हियर पूरा टाइम। हम आपको एग्जीक्यूटिव का नहीं भी पढ़ाते, फिर भी पिछले बैच में भी कई सारे एग्जीक्यूटिव के बच्चे थे जो मेरे पास आके बोलते थे सर प्लानिंग करा दो। बाकी सर है, मैम लोग है, सब लोग है, वी हेल्प यू आउट इन प्लानिंग। बट प्लीज़ एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट प्लानिंग करके चलना अपने को। सेकेंडली, एक ग्रुप ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके लिए नहीं बनाया गया है। जिस दिन आपने अपने दिमाग में ऑप्शन डाल लिया कि एक ग्रुप है, एक ऑप्शन है एक ग्रुप देने का, आप लिख के ले लो, दिसंबर 2020 तक एक ग्रुप में शिफ्ट करोगे ही करोगे, ठीक है। एक ग्रुप अपने लिए ऑप्शन एकदम भी नहीं है, वो है ही नहीं भाई। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स थे, ऑप्शन नहीं दिया गया, चारों दिए ना चारों। अब बड़े हो गए, एग्जीक्यूटिव में भी 4 ही दोगे क्या? एग्जीक्यूटिव में 8 देंगे, उसका प्रोफेशनल में 9 देंगे। नहीं है ऑप्शन, ये चीज दिमाग में लगाना ही नहीं है। हाँ, ये 8 ग्रुप्स को कैसे टैकल करना है, 4+2 करके या 4+4 करके, वो ऑप्शन है,
ठीक है, बट एक ग्रुप ऑप्शन नहीं है। किसी ने भी अगर आके ये बात बोला है या हम लोग में से किसी को भी पता चला है एक ग्रुप दे रहे हैं, फिर आप लोग देखना, क्योंकि स्पेशली अभी जनवरी में यार सोचो आपके पास अभी 11 महीना है, 11 महीने में 4 सब्जेक्ट्स जस्टिफाइड ही नहीं है यार, ठीक है। तो एक ग्रुप अपने पास ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली 2 ग्रुप देना है, रैंक सर बता चुके हैं कितना इंपॉर्टेंस होता है, हम बस आपको ये बता रहे हैं रैंक लाने का इंपॉर्टेंस क्या होता है। मेरा जब प्रोफेशनल लेवल में रैंक आया था, ठीक है, आई गॉट प्रोफेशनल लेवल का रैंक ऑन 25 अगस्त 2018। सुबह 11 बजे रिजल्ट निकलता है प्रोफेशनल का, 11:15 पे मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। 11 बजे मेरा प्रोफेशनल का रिजल्ट निकला, 11:15 में मेरे को पता चला मेरा ऑल इंडिया रैंक 4th है। शाम को 6 बजे मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई से ऑफर था टू ज्वाइन देम एज अ ट्रेनी, CS ट्रेनी। तो ये इंपॉर्टेंस होता है रैंक का, प्लीज मस्ती में मत लो यार। एक ही चीज है, या तो ये 2 साल स्ट्रगल कर लो, आगे का लाइफ सॉर्ट रहेगा, या ये 2 साल एकदम अपना मस्त लाइफ, यू नो, कॉलेज लाइफ, कॉलेज स्वैग वाला लाइफ जियो, आगे जिंदगी भर स्ट्रगल करो। द चॉइस इज योर्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पूरे रेडी है आपको पूरा हेल्प करने के लिए, बट वी नीड कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। एक बार आप कमिट कर दोगे सब चलेगा। पेरेंट्स प्लीज प्लीज मत पिघलिएगा, आप लोग प्लीज मत पिघलिएगा। स्टार्टिंग में जेन्युइनली सब लोग बता चुके हैं बहुत प्रॉब्लम आता है एग्जीक्यूटिव में, एंड दैट्स बाउंड टू हैपन। बट अगर आप लोग पिघल जाओगे ना, उनको एक बैकअप सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ मेरे को पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम एक ग्रुप में आ सकते हैं, तो हम आ जाते हैं, ठीक है। जेन्युइन केस है, अगर मान लो मेडिकल इश्यूज है या फॉर XYZ रीजन, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। जनरल केसेस में देयर इज नो गुड रीजन व्हाई दे शुड नॉट टेक 8 पेपर्स, कोई रीजन ही नहीं है ना। वर्स्ट की सिनेरियो क्या होगा, नहीं निकलेंगे 4 पेपर्स तो आप जून में दे देना, बट ऐसे भी तो आप जून में ही दोगे ना एक एक ग्रुप करके भी। सो प्लीज पेरेंट्स, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मत करिएगा, मत पिघलिएगा, ठीक है। बच्चे सोच के अपने को लगता है, तो यार आज के दिन में कंपटीशन इतना है ना कि अगर अपने पिघलने लग गए तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अपने सबको उतना रॉक सॉलिड बन के जाना ही है, कहीं नहीं पहुंचेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन, आज का मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करना था, जो येस एकेडमी में एक्सक्लूसिवली हम लोग ने स्टार्ट किया इस साल, जो आई डोंट थिंक आपको कहीं और शायद मिलेगा। सो आई विल टेल यू, आई थिंक पेरेंट्स को या फॉर दैट मैटर आप लोग को भी नहीं पता होगा, लॉयर सब जानते हैं क्या होते हैं। नाउ आई एम ऑल्सो लॉयर, ठीक है। तो हम लोग को ट्रेन किया जाता है कॉलेज में कि आप कैसे जाके केसेस आर्ग्यू करते हो। सो लॉयर्स आर ट्रेंड वैसे प्रॉपर्ली, उनको 5 साल का ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कंपनी लॉ से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो जिस कोर्ट के सामने जाते हैं, जिस ट्रिब्यूनल के सामने जाते हैं, एक कंपनी सेक्रेटरी को वहां जाके लॉयर जैसे आर्ग्यू करने का राइट है, ठीक है। सो अगर मान लो एक कंपनी है, उसको जाके उस ट्रिब्यूनल के सामने अपना कोई केस रखना है, तो वो लॉयर अपॉइंट नहीं करके अपना कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, जस्टिफाइड, ठीक है। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम लोग जाके कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में। मेरा एक क्वेश्चन है, बट क्या आप उस लेवल तक ट्रेंड हो? आपके सामने एक लॉयर अगर खड़ा हो जाता है जो कि 5 साल ट्रेनिंग लेके आया है कि कैसे कोर्ट में आर्ग्यू करना है, आप उसको टक्कर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। लॉयर्स के ब्लड में होता है चीजें घुमाना, लॉयर्स को सिखाया ही वही जाता है, आप वो ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे। इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग ने स्टार्ट किया एक इनिशिएटिव येस एकेडमी में, जिसको बोलते हैं मूट कोर्ट इनिशिएटिव, ठीक है। ये लॉ स्कूल्स में कराया जाता है, हम लोग यहाँ पे भी कराने वाले हैं। इसमें हम लोग एक इमेजिनरी केस देंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक प्रॉपर कोर्ट रूम का सेटअप रहेगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा कि आप कैसे जाके ट्रिब्यूनल के सामने आर्ग्यू करते हो। एक पेक्यूलियर तरीका होता है, आप जाके बस बोलना शुरू नहीं कर देते हो कोर्ट के सामने, एक प्रॉपर तरीका होता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, सब चीज, वो सब चीज सिखाया जाएगा। एंड देयर विल बी अ प्रॉपर कॉम्पिटिशन पूरे पुणे में, ठीक है। इसमें केवल येस एकेडमी के बच्चे नहीं, बाहर के एकेडमी के बच्चे भी इन्वाइटेड रहते हैं, बट ट्रेनिंग येस एकेडमी के बच्चों को मिलती है, ठीक है। तो आपको एक हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं कि आप आगे बन के CS, मतलब अकेडमिकली तो आप साउंड हो ही जाओगे, हमारे इतने महाशय लोग सब खड़े, वो आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ा देंगे, बट प्रैक्टिकली उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम लोग करते हैं थ्रू मूट कोर्ट्स। सेकेंडली, हम सबने सुना है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, राइट। तो भाई आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि आप 9 महीना रोज यहाँ पे आओ, रट्टा मारो, उठ के चले जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं है, एक लिमिट आ जाता है सबका, राइट। तो उसके लिए हम लोग ने कई सारे डिफरेंट तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज भी रखा है। वी हैड अ ह्यूज गणपति पूजा, आई थिंक आप लोगों ने अटेंड भी किया होगा, ठीक है। सेकेंडली, कल कितने लोग क्रिकेट खेलने गए थे? हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर IPL जैसा लीग भी होता है, जो कल ही हुआ था एक्चुअली, उसमें ऑल द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद ऑल द टीचर्स हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। Then we'll have an annual day in March. It is scheduled on March, जहाँ पे आप पेरेंट्स भी इन्वाइटेड रहेंगे। प्रॉपर वो एक प्रॉपर फंक्शन होता है, जैसे कॉलेज का एनुअल डे होता है, स्कूल का एनुअल डे होता है। दिस इज जस्ट सो दैट आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चे का, बिकॉज आप बाहर के वर्ल्ड में जाओगे तो आपका पढ़ाई अकेले आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। आप पूरा पढ़ लिए, चलो आप रैंक्स भी ले आए, इंटरव्यू में बैठोगे, इंटरव्यू में पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू विल बी लाइक आई इज
won't get you anywhere. You need to have that basic personality, जिसके लिए हम एक curricular extra curricular activities रखते हैं. So we had गणपति के time we had proper ऐसे 7 दिन का events over here. Every day कुछ ना कुछ चल रहा था. Then we'll have a moot court. We also have an NCLT visit. NCLT विजिट बोले तो वो जो ट्रिब्यूनल जहां पे हम बोले ना आप लोग जाके लड़ आर्ग्यू कर सकते हो, भाई आपको पता तो होना चाहिए वो ट्रिब्यूनल क्या होता है. तो हम लोग एक विजिट लेके जाते हैं टू NCLT. देन पिछले बैच में हम लोग ने एग्जीक्यूटिव के बच्चों को, फाउंडेशन के बच्चों को नहीं ले गए थे हम लोग, एग्जीक्यूटिव के बच्चों को वी हैड टेकन टू मैजिक माउंटेन्स. ठीक है, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. आप अपना कॉलेज, आपका कॉलेज लाइफ नहीं है, जिन लोग कॉलेज नहीं जाते आपका कॉलेज लाइफ नहीं है, बट देन वी एंश्योर कि यू डोंट मिस आउट ऑन दैट. ठीक है, क्योंकि अगर हम आपको यहां से वो एंजॉयमेंट नहीं देंगे ना, आप अपना एंजॉयमेंट निकालने लग जाओगे और वो पूरा प्लान को तबाह कर देगा. इससे बेटर है हम आपको यहां पे खुश कर देते, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो यहीं करा देते, ताकि आपका फोकस लूज ना हो. ठीक है, सो ये बस एक अलग से हाईलाइट मेरे को करना था अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट इनिशिएटिव्स दैट वी टेक. सो वी गो ऑन ट्रिप्स. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर संडे चल जाते, वंस इन अ वाइल, एक बैच में एक बार हम लोग ट्रिप पे जाते हैं. देन हम लोग एनुअल फंक्शन कराते हैं. वी हैव गणपति, वी हैव मूट कोर्ट्स, वी हैव NCLT विजिट्स. तो एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वी हैव दिस. अदर देन दैट, आपका लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन ऑलवेज कम टू एनी ऑफ अस. हम लोग मतलब वी आर ऑल्सो रेडी कि हम लोग आपके लिए स्पेशल लैंग्वेज का सेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट का सेशन रखें, सो दैट आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो. अगर सही मैम ऐसा बोलती है कि नहीं, कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लोग बेसिक ग्रामर नहीं समझ पा रहे, तो वी ऑल्सो हैव एक अलग से स्पेशल इंग्लिश कोर्स के लिए पर्सन हु कैन कम एंड टेक योर क्लासेस. सो ऑल दीज इनिशिएटिव्स वी टेक, एंड इसके लिए कोई अलग से चार्ज तो करने वाले हैं नहीं. सो बेसिक थिंग इज, यस अकेडमी डज नॉट जस्ट वांट कि आपका बच्चा CS1 के निकले. हम लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे के पास एक करियर हो. यहाँ से निकलने के बाद, एक डिग्री लेने के बाद, अगर वो बच्चा पर्सनालिटी नहीं दिखाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा. 10,000 रुपए का नौकरी करेगा. तो हम लोग का यही इनिशिएटिव रहता है, हम लोग का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपका बच्चा एक होलिस्टिकली डेवलप होए, उसका पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप होए, ताकि आगे जाके वो जब इंटरव्यू में बैठे तो लोग ऐसे ही, मेरे को तो यही बंदे से साथ काम करना है. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, दैट एनी अदर डाउट, एनीथिंग दैट यू गाइज हैव? एनीबडी? कोई भी डाउट, क्वेश्चन? यस सर. ओके. Sure, sir. That's true. Yeah. Exactly. So actually we tell about the packages so that it acts as a motivation for them. कि yeah. And also about the general knowledge thing, ये I think inevitably हम लोग सब करते ही है. अब जैसे CA के बारे में हुआ तो चिराग सर आके डिस्कस कर लिए. 370 आर्टिकल जब हटा था तो I had a discussion with my students. वो inevitably हो ही जाता है. और अगर मान लीजिए कंपनी लॉ में सर कुछ पढ़ा रहे तो वो साइरस मिस्त्री का केस डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है. He'll have to discuss all those cases. तो वो एक जनरल नॉलेज तो जाता ही है. वो हमारा कोर्स ही ऐसा है कि उसमें आ ही जाता है. तो that is well taken care of. Exactly, sir. Exactly. So that we take care of. उसके लिए अलग से कोई सेशन नहीं करते, बट वो हमारे डिस्कशन में ही निकल जाता है. Definitely, sir. Yeah. That's true. We'll I think make it a discipline to like discuss about general topics in the beginning. That's a very good suggestion. We'll definitely discuss about it and implement that. So yeah, apart from that, any doubt, any suggestions, any questions? अभी नहीं है तो आप बाद में, अगर आपको कुछ अकेले में पूछना है तो आप अकेले में भी आके पूछ सकते हो ऑफिस में. नॉट एन इशू. यू हैव ऑल आवर नंबर्स. आपको नंबर्स चाहिए तो ऑल ऑफ अस आर अवेलेबल ऑन कॉल्स, ऑन व्हाट्सएप. कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. मेरा यहाँ से जाने के पहले जस्ट से वन थिंग, ए ग्रुप इज नॉट एन ऑप्शन. गलती से भी कोई भी इंसान आके ये नहीं बोलेगा एक ग्रुप दे रहे हैं.
आप एक ग्रुप देने जाते हो, आपका इतना नुकसान होता है कि आप समझ नहीं सकते हो, और एक ग्रुप में क्यों शिफ्ट कर रहे हो, ताकि 6 घंटा हम चिल मार सके। अरे भाई 2 साल बाद चिल मार लेना, ठीक है, अभी आराम से पढ़ना अपने को, ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक चिराग सर हैज समथिंग एल्स टू कंट्रीब्यूट, सो आई विल हैंड ओवर द माइक टू हिम। थैंक यू। चलेगा। अच्छा, nothing more to add. I've specifically come on stage from our team, Yes Academy, to say thank you to everyone कि आप सब लोग यहाँ पे आए, putting faith in us, and आपके सारे suggestions are most welcome. सर आपका session मुझे genuinely बहुत अच्छा लगा. We have been doing it, but since आपका concern है तो definitely we'll make sure कि ये और ज़्यादा visibly दिखे, और ज़्यादा discussions हो पाएं. And आप बाकी सबके भी जो भी suggestions हैं, these are most welcome. आप सब जब अपनी advice कुछ देते हैं तो we become a better person, and teacher is something who is also learning with students. So even we are learning, even they are learning. So we both are in the process of learning. So let's make it large this time, and let's make sure कि इस बार बस यही है और इसी बार में से खत्म करना है, तो कोई दूसरी चीज नहीं. So on part of Yes Academy, on part of every one of us, thank you so much कि आप सब लोग यहाँ पे आ पाए, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाला. संडे समथिंग की बहुत मुश्किल हो जाता है. दिस शोज कि आप कितने ज्यादा कंसर्न है, एंड नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना सारा कंसर्न इन लोगों के लिए दिखाएं. सो योर पार्ट इज डन, लेट अस डू नाउ एंड लेट अस मेक इट हैपन. जो आप लोगों ने इनके लिए सोचा है डेफिनेटली उसको अचीव करेंगे. एंड थैंक यू सो मच सर आप सबका यहाँ पे आने के लिए. एंड आई विल बिड अ गुड बाय, एंड लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट पेरेंट मीट. नेक्स्ट टाइम इनकी खबर लेते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर.